तो पहले गवर्नर जनरल जो हैं उन्होंने क्या-क्या चीज़ें की, उनकी थोड़ी डिटेल देखो कुछ गवर्नर जनरल जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। कुछ गवर्नर जनरल इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो उनके बारे में थोड़ा-सा कम बात करेंगे। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैसे वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस ये लोग वेलेस्ली, डलहौजी, तो इनके सबके बारे में लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बातें होंगी। टाइमलाइन आप लोगों को याद हो गया है। मैं स्लाइड से कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो कब बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया 1813, ठीक है, 1813 में, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत। गवर्नर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो ये हमने बात की थी। और इसमें सबसे पहला जो गवर्नर बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या हुआ, उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया, वो 31 दिसंबर 1600 में इस्टेब्लिश की गई। रॉयल चार्टर क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने, एलिजाबेथ वन ने दिया, जिसके तहत कंपनी इस्टेब्लिश की गई। कंपनी ने, मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की गई 31 दिसंबर 1600 में एज पर द रॉयल चार्टर इशूड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, एलिजाबेथ वन ने सबसे पहले इशू किया। कंपनी ने सेंड किया कैप्टन हॉकिंग को कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर के कोर्ट में जहांगीर के 1608 में, जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। 1613 के अंदर सर थॉमस रो जो है वो आया, और उसने 1613 याद रखिएगा, उसने ट्रेडिंग राइट्स वगैरह ले लिया, प्रिविलेजेस कुछ ले लिए कंपनी से। मैंने बताया था बहुत ही फारसी वगैरह भी अच्छा बोल लेता था, इसलिए उसको वगैरह मिल गया। ठीक है, बात करके उन लोगों उसने अच्छे से मतलब शीशे में उतार लिया। किनको? जो उस समय मतलब जहांगीर वगैरह को के जो मतलब थे वहाँ कोर्टियर्स वगैरह पे को भी मतलब बहुत इन्फ्लुएंस, उसने जहांगीर को इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से जो है सर थॉमस रो ने काफ़ी सारे प्रिविलेज हासिल किए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1613 के अंदर। आपको पता है उसके बाद हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स, पहले उन्होंने फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़, डेनिस, इन सब से को रास्ते से हटाया, फिर बंगाल गए। बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 के अंदर, ये दो वॉर लड़ने के बाद इन्होंने जो है पूरा कंपनी ने पूरा अपनी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश कर लिया कलकत्ता के अंदर। रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर बनाया गया फोर्ट विलियम का अंडर द कंपनी रूल, ठीक है। सबसे पहला गवर्नर किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम, फोर्ट विलियम का किसको बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो इंग्लैंड है, ठीक है, और क्वीन एलिजाबेथ के चार्टर के बाद फिर जो है यहाँ पे इनको ट्रेड का पूरा ईस्टर्न साइड में, ईस्ट ऑफ गुड होप, वो कैप ऑफ गुड होप के ईस्ट में ट्रेड करने का आप लोगों में बता चुका हूँ, पूरा अधिकार इनको मिला हुआ था। और इन लोगों ने पूरा ये इस तरीके से आके यहाँ पे अपना काम शुरू किया। अब जब ये क्या इस्टेब्लिश कर ले गए बंगाल के अंदर अपना राज, तो उसके बाद में मैंने बताया इन लोगों ने कंसोलिडेशन शुरू किया, और सबसे पहला एक्ट लेकर आए आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कौन सा एक्ट लेकर आए? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट था। और आप लोगों ने गवर्नर, रेगुलेटिंग एक्ट 1733 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और उसके बाद में बहुत सारे लोगों को जो है मतलब बहुत सारे गवर्नर जनरल बंगाल आए हैं। एट लास्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं अभी, ये सब लिखे हुए हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें एडिशनल दिखेंगी, जैसे इसमें दिखेगा आपको मार्कस और अर्ल, अर्ल मार्कस, ये सब आपको दिखेगा, अर्ल दिख रहा है, मार्कस दिख रहा है, और कहीं कहीं विंस्कॉट भी दिखेगा। विंस्कॉट यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन विंस्कॉट आई थिंक विंस्कॉट भी आप लोगों को दिखेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, कई नाम तो ये जानते हैं आप लोग क्या है, अर्ल क्या है, और क्या नाम है आपका विंस्कॉट क्या है, और ये आपका मार्कस क्या है, क्योंकि सबके नाम पर देखिए मार्कस
जैसे वॉरेन हेस्टिंग के बाद में देखिए अर्ल और मार्कस कॉर्नवालिस लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे इसको रिचर्ड वेलेस्ले को लिखा हुआ है अर्ल ऑफ मोरिंगटन। मार्कस कॉर्नवालिस पे लिखा हुआ है, पहले अर्ल था बाद में मार्कस हो गया। और उसके बाद में फिर आपका यहाँ देखेंगे आप मार्कस ऑफ हेस्टिंग, पहले अर्ल ऑफ मोयरा था बाद में इसको मार्कस बन गया, मार्कस ऑफ हेस्टिंग। तो ये जो मार्कस है अर्ल है ये क्या चीज़ होती है जानते हैं आप लोग, कभी सुना है इसके बारे में? लिख लो, 5 रैंक ऑफ ब्रिटिश नोबिलिटी। ठीक है, 5 रैंक है और उसमें सबसे ऊपर होता है, 5 रैंक में सबसे ऊपर होता है ड्यूक, DUK, ड्यूक, DUK, ड्यूक सबसे ऊपर होगा। उसके बाद मार्कस जो सामने आपके लिखा हुआ है ना मार्कस, उसके बाद मार्कस होता है। उसके बाद में जाहिर सी बात है अर्ल होता है, दिख ही रहा है, ठीक है ना, अर्ल होता है, अर्ल दिख रहा होगा। अर्ल जैसे वो पहले अर्ल है बाद में मार्कस हुआ है ना, तो पहले अर्ल होगा, अर्ल की रैंक मतलब नीचे है, पहले अर्ल मार्कस ड्यूक ऐसे ऊपर जाएगा। उससे उससे नीचे होता है विंस्कॉट, देख लिया, विस्काउट, VISCOUNT, विस्काउंट, तो विस्कॉट। और बैरन, लास्ट रैंक होती है बैरन, BARON, बैरन, बैरन, विस्काउंट, अर्ल, मार्कस, ड्यूक, 5 रैंक। बैरन, ठीक है, विस्काउंट, अर्ल, मार्कस, ड्यूक। ड्यूक से ऊपर भी वैसे ये 5 रैंक ही मेन मानी जाती है, लेकिन इससे ऊपर भी रैंक होती है नोबिलिटी की, ठीक है था। तो इसका पहले अर्ल ऑफ मोयरा, इनका नाम कुछ और होता था लेकिन लोग फेमस हो जाते थे उसी नाम से जो इनको टाइटल दे दिया जाता था, ठीक है ना। जैसे वॉरेन हेस्टिंग है, फिर उसके बाद में अर्ल, और पहले अर्ल था ये क्या नाम है आपका कॉर्नवालिस, तो अर्न कॉर्नवालिस कहते थे, बाद में वो मार्कस हो गया, मार्कस कॉर्नवालिस का प्रमोशन हो गया। उसके बाद में इसी तरह से ड्यूक तो कम ही, ड्यूक तो यहाँ नहीं आते थे, ड्यूक कोई नहीं आया है मतलब यहाँ, जैसे ड्यूक जो है इतनी वो बड़ी रैंक है तो वो लोग वो इंग्लैंड में ही रहते थे। लेकिन जो मार्कस और अर्ल लेवल के, मार्कस लेवल तक के लोग इंडिया में आते थे। विंस्कॉट आते थे, बैरन भी कम आते थे, बैरन भी शायद गवर्नर बना के तो किसी को नहीं भेजा गया है, मतलब जो लोअर रैंक पे भेजे गए हैं। तो बेसिकली विंस्कॉट, कई बार विस्कॉट बनाया गया है, विस्कॉट या अर्ल ज़्यादा बनाए गए हैं गवर्नर जनरल, ठीक है ना, अर्ल, तो इसके अलावा मार्कस। तो ये 3 है, विस्कॉट से शुरू होता था बेसिकली, विस्कॉट से कई बार बना दिया जाता है लेकिन विस्कॉट को भी कम बनाया है। ज़्यादा जो बनाया है वो अर्ल और मार्कस को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल बनाया, ठीक है। तो ड्यूक वगैरह सब इंग्लैंड में रहते थे, ड्यूक को किसी को भी गवर्नर जनरल बना के नहीं भेजा गया है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की, आ गई है? आई है भाई, क्लियर है? वायरन हेस्टिंग 1734 से 85 तक, अर्ल मार्कस कॉर्नवालिस 86 से लेकर 93 तक, सर जॉन सॉ 1793 से 98 तक मैं बता चुका हूँ। रिचर्ड वेलेस्ले या अर्ल ऑफ मॉरिंगटन था इसका पहले नाम था, ये पहले अर्ल था, अर्ल ऑफ मॉरिंगटन था, 1798 से 1805 तक। मार्कस कॉर्नवालिस बना के इसको भेजा गया सेकंड टाइम 1805 में, इसीलिए मैंने आपको बताया था बॉर्लो बनाया गया, फॉर अ टाइम बीइंग बनाया गया। क्यों? क्योंकि सेकंड टाइम पे मार्कस कॉर्नवालिस फिर आया था 1805 में, लेकिन फिर उसकी डेथ हो गई थी, और डेथ होने की वजह से यहीं डेथ हो गई, इसलिए फिर सर जॉर्ज बॉर्लो को बना दिया गया कुछ टाइम के लिए, जो है 1805 से लेकर 7 तक। लेकिन फिर उसके बाद में लॉर्ड मिंटो भेजा गया 1807 से लेकर बॉर्लो मिंटो, इसलिए मैंने बताया 13 तक। 13 से मार्कस ऑफ हेस्टिंग्स, वो अर्ल ऑफ मोयरा था पहले 1813 से 23 तक, और उसके बाद में लॉर्ड एमहेस्ट 23 से 28 तक का पीरियड इनका रहा है, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है 1828 से 33 तक का पीरियड है। ऑकलैंड का 36 से, मतलब बीच में मैंने आपको बताया है कि मेटकाफ है, ठीक है, तो मेटकाफ एक्टिंग तौर पे काम किया मेटकाफ ने। तो उसके बाद में जो मतलब रियल में गवर्नर जनरल आया ऑकलैंड आया, ऑकलैंड, फिर एलन ब्रफ है 42 तक, 42 से लेकर 44 तक जो है एलन ब्रफ है, वो भी एक्टिंग था। उसके बाद में फिर मतलब एलन ब्रफ के बाद में फिर हार्डिंग आया है, हार्डिंग 44 से लेकर 48 तक रहा है। हार्डिंग के बाद में फिर आपका डलहौजी 48 से 56, और उसके बाद में कैनिंग 56 से 58 तक।
वॉरेन हेस्टिंग ने जब एज्यूम किया, आपका पावर एज्यूम किया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल जब संभाला 1972 में, तो उसने देखा कि बहुत क्योस मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत ही बुरी होती जा रही है कंपनी की, और फेमाइन ने उसको और इंटेंसिफाई कर दिया है। तो उसने कहा कि ये है आपका जो दिख रहा है, ये दिस गाय इज वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो व्हाट, ठीक है, व्हाट वाज हिज रोल? तो वॉरेन हेस्टिंग जो है उसने रियलाइज किया इमीडिएट नीड ऑफ रिफॉर्म, उसने सोचा रिफॉर्म किया जाना चाहिए, और उसने जो है वॉरेन हेस्टिंग ने जो है काफ़ी सारे रिफॉर्म किए। उसको दिखा कि बहुत क्योस मचा हुआ है, तो देयर मस्ट बी अ रिफॉर्म। उसने क्या क्या रिफॉर्म किया उसके बारे में देखिए, ये हेडिंग्स हैं, कौन कौन से रिफॉर्म दिख रहे हैं। डुअल, वहाँ पे क्या नाम है, डुअल सिस्टम हुआ करता था, उसको एबॉलिश किया इसने। उसके बाद में रेवेन्यू रिफॉर्म किया, जुडिशरी को रिऑर्गेनाइज किया, जुडिशल सिस्टम को, ट्रेड रेगुलेशन वगैरह इस्टेब्लिश किया, रेगुलेटिंग ऑफ 1773 के टाइम पर आया। उसके अलावा जो है वॉरेन हेस्टिंग की कुछ एक्सपेंशनिस्ट एक्सपेंशन करने वाली एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट है 1784। उसके बाद में इम्पीचमेंट हुआ है इसका, वॉरेन हेस्टिंग का भी इम्पीचमेंट हुआ है, करप्शन चार्जेस लगे थे इनके ऊपर, मैंने बताया भी है इस बारे में। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ डुअल सिस्टम कैसे। तो देखिए, आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव ने दो सिस्टम बनवा दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने, एक जब उसने बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद दो सिस्टम हो गए थे यहाँ पे, एक नवाब होता था, एक डिप्टी नवाब होता था। नवाब जो कंट्रोल करता था चीज़ों को, और मतलब उनसे उनके नेटिव राजा था, जो कि नेटिव होता था, लेकिन वो डिप्टी नवाब होता था कंपनी की तरफ से, उसके कहे बिना कोई काम नहीं करता था। ये बात तो आपको पता ही है, पता है? ये वाला काम काम इसने खत्म कर दिया। उसने बोला कि चलो हटो, डुअल सिस्टम कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि उसने बोला इससे क्या है, कंडीशन खराब हो रही है। फाइनेंसेस ऑफ कंपनी, वॉरेन हेस्टिंग ने नवाब की जो अलायंसेस थे उसको घटा के हाफ कर दिया। 32 लाख रुपए उसके अलायंसेस थे नवाब के, उसको घटा के उसको हाफ कर दिया, उस अमाउंट का, डुअल सिस्टम खत्म कर दिया। और उसके अलावा सेकंड, रेवेन्यू रिफॉर्म काफ़ी सारे किए उसने, रेवेन्यू बोर्ड वगैरह बनाया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्टेब्लिश किया कलकत्ता के अंदर, सुपरवाइज करने के लिए कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू को, ठीक है। और इसका काम क्या था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता था वो क्या करता था, ऑक्शन करता था फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 1 साल के बजाय 3 साल तक के लिए लोगों को ऑक्शन पे ज़मींदार देता था। इजारदारी सिस्टम वगैरह जैसी सीन था, ज़मींदारों को प्रायोरिटी दी जाती थी ऑक्शन करने में। और उसका मतलब ये होता था कि आप लोग रेंट कलेक्ट करेंगे और हमें रेंट देंगे, ठीक है। तो ये उस तरह से ऑक्शन करके वो जगह दे दी जाती थी। और जो है कलकत्ता, और उस वो जो है कलेक्टर जो होता था इंग्लिश, वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया गया। और उसके अलावा अकाउंटेंट जनरल अपॉइंट किया गया। ये सब जो है कलकत्ता को कैपिटल बना दिया गया, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी शुरू की गई। तो ये उसने किया। उसके अलावा जो है, जो जुडिशल सिस्टम को रिऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि जुडिशल सिस्टम जो था वो एक तरह से स्टोर हाउस ऑफ एब्यूज़ बना हुआ था। बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता था पावर का, जजमेंट केयरलेस जजमेंट हुआ करते थे, नवाब वगैरह के बहुत ही केयरलेस जजमेंट देते थे। और जमींदार जो थे वो जमींदार जो थे, ठीक है, वो लोग बहुत ही ज़्यादातर करप्शन करके अपने खरीद वरीद के अपने ही फेवर में फैसले करवा लिया करते थे। जुडिशल सिस्टम बहुत ज़्यादा खतरनाक था, खराब था उस टाइम। तो जजेस जो होते थे लोअर लेवल पे होते थे, और ज़्यादातर एरियाज़ में प्रिजुडाइज होते थे और हाईली करप्ट होते थे, ज़्यादातर, मतलब ऐसा पाया जाता था उस समय, सिस्टम ऐसा प्रिवेलिंग था। तो इसको भी सही करना था उसको। वॉरेन हेस्टिंग ने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा, उसने कहा कि इसको, इसके लिए कुछ किया जाए। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, जुडिशरी को रीऑर्गेनाइज करा, ठीक है ना। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सिविल कोर्ट अब इस्टेब्लिश किया अंडर द कलेक्टर, एंड अ क्रिमिनल कोर्ट इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो दो चीज़ें की उसने, एक तो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट इस्टेब्लिश किया। टू हेयर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दो अपीलेट कोर्ट भी बनाए, सिविल साइड में और क्रिमिनल साइड में दो अपीलेट कोर्ट बनाए। और हाईएस्ट सिविल कोर्ट बनाया उसने सदर दीवानी अदालत। और क्रिमिनल, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट बनाया सदर निजामत अदालत। तो इसमें सदर दीवानी अदालत जो बनाया उसने, उसमें क्या होता था कि वो प्रिसाइड करता था बाय द गवर्नर एंड 2 जजेस रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ हिज काउंसिल। तो 2 जज होते थे, गवर्नर जनरल होता था, वो सदर दीवानी अदालत होती थी, यानी सबसे बड़ी जो रेवेन्यू मैटर को फैसला करने के लिए। हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट जो होता था उसमें सदर निजामत अदालत होती थी, वो इंडियन जज अपॉइंट किया जाता था बाई गवर्नर जनरल काउंसिल।
और वो क्रिमिनल साइड की चीज़ों को देखता था। ज़्यादातर एक्सपर्ट उसमें हायर किए जाते थे, हिंदू और मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट होते थे, जो जज को असिस्ट करते थे। मतलब इंडियन रूल, क्रिमिनल लॉ जो था वो इंडियन रूल के हिसाब से चल रहा था, ठीक है। तो ये पूरा उसका सिस्टम था, इस तरह का उसने सिस्टम बनाया। यानी नीचे जो उसने बनाई मुंसिफ अदालतें, यानी विलेज विलेज में उसने बनाई मुंसिफ अदालतें, मुफस्सिल अदालत, जिनको मुंसिफ अदालतें या मुफस्सिल अदालतें होती थी। मुफस्सिल दीवानी अदालत बनाया, मुफस्सिल निजामत अदालत। दीवानी अदालत मतलब रेवेन्यू साइड्स में, और उसके अलावा जो है मुफस्सिल निजामत अदालत जो होती थी, वो निजामत मतलब क्रिमिनल मैटर वगैरह होते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, तो उसमें विलेज जो हेडमैन होता था, सरपंच वगैरह, वो लोग उसको हेड करते थे। और उसमें एक उसको असिस्ट करने के लिए एक पीटी जज भी होता था, मतलब छोटे लेवल पे जो वो होते थे काजी वगैरह, वो लोग हेड करते थे। उससे ऊपर फिर जाओ आप तो जो होता था सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत होती थी, सदर निजामत अदालत होती थी। सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत जो होता था वो मतलब उसके इक्विवेलेंट कलेक्टर के इक्विवेलेंट काम करता था एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक पे, और गवर्नर जनरल जो होता था उसके अपनी काउंसिल से दो बंदों को, जैसा कि मैंने बताया, वो अपॉइंट करता था इसमें क्या नाम है रेवेन्यू वाले मैटर में। तो इस तरह से उसने कुछ रिफॉर्म किए, यानी मुफस्सिल अदालतें लोअर रैंक में ज़्यादातर इंडियन थे, और हायर रैंक में जो है वो जजेस अपॉइंट किए जाते थे फ्रॉम इस काउंसिल। ट्रेड रेगुलेशन भी उसने किया, दस्तक होता था, दस्तक वस्तक लेना उसने एबॉलिश कर दिया सिस्टम को। फ्री पासेस और इंटरनल ट्रेड वगैरह को रेगुलेट करने के लिए उसने काफ़ी सारे काम किए। उसने रिड्यूस द नंबर ऑफ कस्टम हाउसेस, यूनिफॉर्म टैरिफ लगा दिया 2.5%, ठीक है, और द इंडियन एंड नॉन इंडियन गुड्स सबके लिए यूनिफॉर्म एक टैक्स लगा दिया 2.5% का, कि सब लोग टैक्स देंगे, चाहे वो इंडियन गुड हो चाहे नॉन इंडियन गुड हो, ठीक है। इसी तरह और इसमें एक सिस्टम प्रीपेड पोस्टल सिस्टम इसने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि आप डिटेल में पढ़ी चुके हैं, उसके टाइम पर आया 1773 के अंदर। और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर जो वॉर हुआ है, एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसीज़ हैं इसकी, एक्सपेंशन वाली एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ में वॉरेन हेस्टिंग का वॉर जो हुआ है वो कौन कौन से, वो 3 मेन वॉर उसके टाइम पे हुए हैं। रोहिल्ला वॉर हुआ है 1774 के अंदर, उसके अलावा एंग्लो मराठा वॉर हुआ है 1775 से 82 तक, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 तक, ये सब इसके टाइम पर हुआ है। पिट्स इंडिया एक्ट उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है एक रूड शॉक था, बीटरमेंट था, कि डिसअपॉइंटमेंट था एक तरह से वॉरेन हेस्टिंग के लिए, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग के उस पर क्वेश्चन किए गए थे डिग्निटी और उस पर, और उसने क्रिटिसाइज़ किया था, बेसिकली सेंसर किया था गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की पॉलिसी को। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में वहाँ इंग्लैंड के अंदर, और उसको उसकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, और वो उसके मतलब उसको के ऊपर कई सारे करप्शन चार्जेस का उल्लेख किया। उसको रिज़ाइन करना पड़ा और इंडिया से जाना पड़ा। जून 1785 में वो रिज़ाइन करके गया, और उसके बाद में वहाँ पे उसके ऊपर ब्रिटेन के अंदर उसके ऊपर इम्पीचमेंट हुआ, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। 1787 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग का इम्पीचमेंट होता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ये दिखाते कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस यूज़ किया है, एक्सेसिव यूज़ किया है, और उसके बाद में कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने सुसाइड कर लिया था। तो कुल मिलाकर इसने वॉरेन हेस्टिंग का ये पूरा पीरियड आपने देखा कि उसका इम्पीचमेंट भी होता है और उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। लेकिन जब कोई ज़्यादा रिफ़ॉर्म करता है, ज़्यादा उछल-कूद करता है, तो पैसा भी खर्च होता है, उसको कई सारे मीन्स अपनाने पड़ते हैं, जिसमें कुछ सही, कुछ गलत होते हैं। तो लेकिन इसने वॉरेन हेस्टिंग का अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसने काफ़ी काम किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कियोस मचा हुआ था, कंपनी में मचा हुआ था, वो सब सही करने की कोशिश की थी उसने। हाँ, वो खुद भी बहुत रिच हो गया था, करप्शन उसने भी किया था, नो डाउट, उसे अगर चार्जर लगे थे तो किया भी था, राजेंद्र कुमार से पैसे लिए थे, और भी बहुत सारे करप्शंस थे उसके, बहुत दुनिया भर के, तो वो तो था ही, वो तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी खूब किया है करप्शन, और रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर भी चार्जेस लगे हैं, उसका पहला जो था, और उसने भी कहा जाता है सुसाइड किया है, दोनों ने एक ही काम किया है। तो ये है कि मतलब बहुत बड़ी रैंक पे आने के बाद, बहुत सारा पैसा हासिल करने के बाद भी बहुत डिग्निटी की मौत नहीं मिली इन लोगों को, ठीक है। तो एक सबक हासिल करने वाली बात है कि एक पूरी कंट्री, उस समय जितना बड़ा आज इंडिया है उससे कहीं बड़ा इंडिया ये लोग रूल करके गए हैं एक तरह से, ठीक है। और इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के बाद, और उसके बाद में उनके ऊपर इम्पीचमेंट चार्जेस और बेइज्जती और ह्यूमिलिएशन, और वहाँ पे ह्यूमिलिएशन जहाँ पे ये लोग इनका नेटिव है, यहाँ ये राजा बने हुए हैं, वहाँ पे उनका ह्यूमिलिएशन हुआ है, इम्पीचमेंट हुआ है, बेइज्जती हुई है, उसके बाद में सुसाइड कर, मतलब इतना मेंटल शॉक लगा कि सुसाइड करना पड़ गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं, हिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो वॉरेन हेस्टिंग का ये मतलब कार्यकाल था। इसके बाद आता है आपका हीरो,
जिसका नाम है कॉर्नवालिस, 1786 से लेकर 1793। इन्फ्लुएंशियल, मैंने बताया था आपको, पहले ही बता चुका हूँ, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता था। बहुत ही पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत टाइट थे इसके, बहुत ज़बरदस्त थे। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर का जो पिट था उसका क्लोज फ्रेंड था। ठीक है, और क्या नाम है, इसी तरीके से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें उसका मेंबर डुनडास, इन सब का वो फ्रेंड था। तो यानी काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल था। उसने, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग के सामने इसने अमेरिका के अंदर, यॉर्क टाउन के अंदर, वो उसके सामने जॉर्ज वाशिंगटन के सामने, जॉर्ज वाशिंगटन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और उसने जो अमेरिका को आज़ाद कराने वाला कमांडर इन चीफ था वो ब्रिटिश अमेरिकन आर्मी का जॉर्ज वाशिंगटन, उसके सामने सबसे घुटने इसी ने टेके थे, सरेंडर किया था यॉर्क टाउन में अमेरिका के अंदर 1781 में अमेरिकन ट्रूप्स के सामने। इसकी रेपुटेशन लेकिन स्पॉयल नहीं हुई। आप सोचिए, रेपुटेशन जो है वो स्पॉयल नहीं हुई, जबकि ऐसा करने से रेपुटेशन स्पॉयल हो सकती है। लेकिन इतना कनेक्शन और इतनी वो करने के बाद लोगों ने इससे सिंपैथी दिखाई कि हाँ, इसने बहुत दिन तक मोर्चा रखा, सप्लाई नहीं हो पा रही थी वहाँ पे आर्मी की, उसके बावजूद इसने बहुत लोगों को मतलब वो किया। जब वो रिटर्न हुआ अमेरिका से इंग्लैंड, ठीक है, गवर्नर जनरल, तो जब रिटर्न हुआ अमेरिका से इंग्लैंड तो उसको ऑफर किया गया कि आप गवर्नर जनरल जो है वो बन जाइए इंडिया के। तो वो गवर्नर जनरल बन के इंडिया में आया। और यहाँ पे एक नया ट्रेडिशन भी शुरू हुआ कि अब जो गवर्नर जनरल बनाया जाएगा वो रॉयल फैमिली से होगा, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से होगा। यानी मतलब एक तरह से जो रॉयल फैमिली का होगा उसी को राज, वही वाला राज, किनशिप वाला कहानी शुरू होगी, इनिशिएट हो गई, जहाँ पे रॉयल फैमिली से गवर्नर जनरल को बनाने की प्रथा शुरू हुई। ठीक है ना। तो ये इसने किया कॉर्नवालिस ने। वैसे ये एबल गवर्नर था, इसमें कोई शक नहीं है। इसने कई सारी चीज़ें की, इसका भी एवोल्यूशन देख लेते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को? ठीक। टीपू सुल्तान और थर्ड मैसूर वॉर जो है 1790 से 92 तक, ये इसके टाइम पर हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसने कई सारे किए हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कभी कहा जाता है, आपको पता है। रेवेन्यू रिफॉर्म भी इसने किए हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किया है, जुडिशियल रिफॉर्म किए हैं, पुलिस रिफॉर्म किए हैं, और भी बहुत सारे इसने रिफॉर्म किए हैं। तो ज़रा हम देखते हैं। टीपू सुल्तान, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92 तक। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होता है 1792 में। आधी ज़्यादा टेरिटरी जो है वो इसकी छीन लेते हैं, छीन ली जाती है टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान को डिफीट किया जाता है बट डिस्ट्रॉय नहीं होता है यहाँ पे टीपू सुल्तान। ठीक है, अपनी कहानी चलती है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसने क्या किया, ग्रेटेस्ट वर्क जो है इनका सबसे ज़्यादा की प्यूरिफिकेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कैपेबल एंड ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट। तो इसको फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। और इसने क्या किया, इसने सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या किया, इसने देखा कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, सर्वेंट हैं, वो अंडरपेड है। अंडरपेड मतलब उनको सैलरी ठीक से नहीं मिलती। जब ठीक से सैलरी नहीं मिलती तो नाम तो बड़ा होता है उनका, लेकिन सैलरी उनको मिलती नहीं है। तो जब सैलरी उतनी नहीं मिलती तो क्या होता है ना, वो लोग करप्शन करते हैं, वो दूसरी तरह से अपनी वो चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, नेटिव्स को लूटते हैं। उसने क्या किया कि हाई कमीशन बनाया, ठीक है, रेवेन्यू के लिए। और उसने कहा कि एक काम किया जाए कि इनको हैंडसम सैलरी दी जाए। ठीक है, प्राइवेट ट्रेड वगैरह जो है ये नहीं करेंगे, इनको प्रोहिबिट किया जाएगा प्राइवेट ट्रेड करने से। ना ही अपने फ्रेंड के नाम पे करेंगे, ना ही अपनी फैमिली के या रिलेटिव के नाम पे करेंगे, ये सब चीज़ कंपनी के ऑफिसर्स नहीं करेंगे। और उनको एक हैफ्टी सैलरी दी जाएगी। ये इसने बड़ा अच्छा रिफॉर्म किया। इसने परसू किया, डायरेक्टर ऑफ कंपनी को बोला कि हैंडसम सैलरी दीजिए आप कंपनी के सर्वेंट्स को, यानी अच्छी सैलरी दीजिए। और कॉर्नवालिस ने जो है एक सिस्टम और बनाया कि इनोग्रेट किया पॉलिसी ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और इसने एकदम क्लियर ये किया कि मेरिट जो होगी, जिससे जिसको भी कंपनी का सर्वेंट बनाया जाएगा या कंपनी का जो मर्चेंट बनाया जाएगा, उसमें मर्चेंट बनाए जाते थे, वो सिविल सर्वेंट्स होते थे, वो बनाया जाएगा, वो मतलब धीरे धीरे पोजीशन में बढ़ते थे। तो लेकिन जिसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसको वो मेरिट के बेसिस पे होगा। रिकमेंडेशन आप दीजिए, लेकिन उसमें इंटरव्यू होगा और मेरिट के बेसिस पे होगा। उसमें एग्जाम नहीं होता था, इंटरव्यू वगैरह टाइप से होता था। इससे क्या होता है, न्यू न्यू रखी जाती है इंडियन सिविल सर्विसेज की, ताकि मेरिट के बेस पे लोगों का सिलेक्शन हो। मेजर रिफॉर्म क्या किए जाते हैं इसमें, ये 3 ब्रांचेस को अलग करने की कोशिश करता है, कॉमर्शियल, जुडिशियल और रेवेन्यू को। कलेक्टर एक को बना देता है, किंग पिन बना देता है, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उसको किंग पिन बना देता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। उसको जुडिशियल पावर उसकी छीन लेता है, बोलता है जुडिशियल पावर तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारा मेन जो पावर रहेगी, यानी तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं रहोगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहोगे। ये काम करता है, यानी बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से जुडिशरी को अलग करने की कोशिश करता है।
उसके अलावा जो है ये क्या करता है, ये सर्विसेज लेता है इनकी, आपने नाम सुना होगा सर्विसेज सर विलियम जॉन्स की, ठीक है, जो कि एक जज थे, स्कॉलर थे, उनकी सर्विसेज लेता है जुडिशियल रिफॉर्म के लिए कि क्या करूं जुडिशियल रिफॉर्म। और जॉन, आपको पता है सर विलियम जॉन्स को ओरिएंटलिस्ट जॉन भी कहा जाता है। अभी जब एक लड़ाई शुरू होगी कि इंग्लिश एजुकेशन दिया जाए या आपका इंडियन एजुकेशन दिया जाए इंडिया में, ये आगे हो आएगा, तब सर विलियम जॉन्स का नाम बहुत बार आएगा मैकॉले के साथ। तो सर विलियम जॉन्स जो है, जो कि जज थे एंड ही वाज स्कॉलर, तो सिविल एंड क्रिमिनल कोड जो है उनको रीऑर्गेनाइज करने की उसने बात की और उसमें उसने हेल्प की। क्योंकि देखो क्या होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर वही होता है जो खुद सारे काम नहीं करता, उसको पता है कि मुझे किससे क्या काम लेना है। तो ये जो है क्या नाम है, एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए जुडिशरी की समझ कम थी, तो इसने जुडिशरी के लिए एबल जजेस को अपॉइंट किया। 4-4 को मतलब कि कौन कर सकता है, उसको पता है करना है, अब कराना किससे है वो देख लो। 4 प्रोविंशियल कोर्ट उसने अपील के बनाए, कलकत्ता में, डेक्का में, मुर्शिदाबाद में, पटना में, और 3 यूरोपीय जजेस असिस्ट किए गए बाय इंडियन एडवाइजर। तो इसने ये क्लियर किया कि कैसे जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए, तो उसने उससे पूछा, जो रिकमेंडेशन थी उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एक कोर्ट स्टेब्लिश कराया उसने। इंडियन जजेस को बोलते थे मुंसिफ, जिसको मुंसिफ अदालत है, जो मैं भी बता रहा था मुफस्सिल में, जो मुफस्सिल अदालत थी उसमें इंडियन जजेस को बोलते थे मुंसिफ। तो ये अपॉइंट किया सारे ऑल द कोर्ट्स, जितने भी बॉटम ऑफ जुडिशरी में मुंसिफ कोर्ट हुआ करते थे। हिंदू मुस्लिम लॉ जो है उनको फॉलो किया जाता था उनके रिलीजन के हिसाब से, लिटिगेंट के रिलीजन के हिसाब से, ठीक है। अगर हिंदू और मुस्लिम में आपस में अगर डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो हिंदू और मुस्लिम में तो जज जो है डिसाइडिंग अथॉरिटी होता था कि इसको कौन से लॉ से डील किया जाएगा, किस तरह का लॉ यहाँ पे सुटेबल होगा, ठीक है। नहीं तो अगर हिंदू मुस्लिम मुस्लिम में डिस्प्यूट है तो मुस्लिम लॉ लगेगा, हिंदू हिंदू में डिस्प्यूट है तो हिंदू लॉ लगेगा, और हिंदू मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट है तो वहाँ देखा जाएगा कि कौन सा सुटेबल लॉ है, जज डिसाइड करेगा। जुडिशियल रिफॉर्म होता था विद द हेल्प ऑफ कलीग्स। सर जॉर्ज बॉर्लो, आप सुनिएगा, एक उसका कलीग था जॉर्ज बॉर्लो, जिसके बाद जो बॉर्लो मिंटो जो आपने सुना, वो कलीग हुआ करता था, जिनके अंडर में काम करता था। तो बॉर्लो जो है उसकी हेल्प से कॉर्नवालिस ने कॉम्प्रिहेंसिव कोड, कॉर्नवालिस कोड बनाया। उसमें उसने काफ़ी सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वगैरह के बारे में बात की। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, पुलिस फंक्शन, कॉमर्शियल, फिजिकल एरियाज को अलग अलग किया, ठीक है। उसने उसको मॉन्टेस्क्यू का वो प्रिंसिपल फॉलो किया, सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पर इसने दिया है, क्या नाम आपका, मॉन्टेस्क्यू ने, कि एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए, जुडिशरी अलग होनी चाहिए, लेजिस्लेचर अलग होना चाहिए। तो उसी तरह का कुछ इसने अलग अलग बनाने की कोशिश की। और कॉर्नवालिस मेड ऑल ऑफिशियल आंसरेबल टू द कोर्ट, ये बहुत अच्छा उसने एक किया कि ऑफिशियल जो हैं वो सारे ऑफिशियल ऑफिसर जो हैं वो किसके अंडर में रहेंगे, आंसरेबल रहेंगे कोर्ट को आंसरेबल रहेंगे। और डिस्ट्रिक्ट जो जज रहेगा वो कंट्रोल करेगा पुलिस को, ये उसने पुलिस रिफॉर्म भी किया। उसने बोला जो डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा वो कंट्रोल करेगा किसको, पुलिस को। हर थाना, उसने हर थाने को डिवाइड किया, थाना को, पुलिस सर्किल को, जिसमें 20 स्क्वायर माइल तक के लिए उसने क्या नाम है, एक क्या बनाया, थाना बनाया, पुलिस सर्किल बनाया, और उसको इंडियन ऑफिसर के अंडर में डाला जिसमें को दरोगा कहते थे। और दरोगा को बहुत पावर, उसको मतलब काफ़ी सारे मैनी कांस्टेबल दे दिए दरोगा को, और दरोगा को काफ़ी पावर दे दी कि दरोगा उस समय होता था ना कि यहाँ तक कि कोतवाल और दरोगा ये सब इंडियन होता था और उसको दरोगा बना देते थे, ठीक है। तो वो अपने आप को बहुत मतलब अल्टीमेट पावर होती थी दरोगा की, काफ़ी मतलब अल्टीमेट पावर दी थी उसने। तो वो पावर ऑफ एक्सटॉर्शन भी बन गया था दरोगा, जिसको देखो उसको पीट रहा है, मार रहा है और किसी को आंसरेबल नहीं है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग की देन थी कि दरोगा होने का मतलब यह है। अभी भी यूपी बिहार में दरोगा मतलब अपने आप को पता नहीं क्या हीरो समझता है। दरोगा बेसिकली 2 स्टार ऐसा ही होता है, तो उसी को मतलब, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज जो है पुलिस को कंट्रोल करती थी, ये था। तो हर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया थाना और सर्किल में, और उसमें डिस्ट्रिक्ट जज को कंट्रोल दे दिया गया। लेकिन अल्टीमेट पावर जो है दरोगास की इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कोई भी दरोगा है उसको कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट जज कर रहा है उस समय दरोगा का। लेकिन और बहुत सारे कांस्टेबल उसको असिस्ट कर रहे हैं इसको। तो डिस्ट्रिक्ट जज से ऑर्डर आता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज तक बात पहुंचेगी कैसे, उससे पहले ही सारा दरोगा जी निपटा देते थे। तो दरोगा का बड़ा रोल रहा है और आज भी रहता है इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादातर। अच्छा, रिफॉर्म एंड द बोर्ड ऑफ ट्रेड, रिफॉर्म द बोर्ड ऑफ ट्रेड विद मैनेज द कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी, फेयर ट्रीटमेंट वाज गिवन टू द वेबर ऑफ एन इंडियन वर्कर। तो यहाँ पे उसने क्या किया, बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया जो कि कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट कंपनी का देखेगी,
और उसके अलावा फेयर ट्रीटमेंट होगा वेबर्स के साथ, इंडियन वर्कर्स के साथ भी फेयर ट्रीटमेंट होगा, ये उसने रिफॉर्म किया वर्कर्स में। और अगर हम इवेल्युएट करें तो ही परसीव द डेंजर ऑफ टीपू सुल्तान ग्रोइंग पावर एंड कर्टेल इट बैडली डिस्कार्डिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। अगर उसको हम इवेल्युएट करें तो उसने देखा कि टीपू सुल्तान की पावर काफ़ी बढ़ रही है और एक पैरेलल पावर डेवलप हो रही है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है यूरोपियंस के साथ भी साठगांठ मतलब बातचीत कर रहे थे और ट्रीटीज कर रहे थे, फ्रेंच वगैरह को भी रिक्रूट कर रहे थे अपनी आर्मी में और इस तरह की चीज़ें थी, और वहाँ पे कई कई जगहों पे एम्बेसी बना रहे थे। तो उसको समझ में आ गया था बहुत क्लियरली कि एक मतलब पैरेलल पावर हो रही है। तो वहाँ पे जो नॉन इंटरवेंशन वाली पॉलिसी थी कि इंटरवीन नहीं करना है किसी से, मतलब फालतू में झगड़ा नहीं मोल लेना है, तो उसको उसने एकदम हटाया साइड में। उसने बोला हमें तो लड़ना है, और टीपू सुल्तान को उसने कर्टेल किया पावर को, ठीक है, ताकि पैरेलल एक और सरकार ना बन सके, एक और गवर्नमेंट ना आ सके। और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ही कंसोलिडेटेड द कंपनीज पोजीशन इन इंडिया एंड स्टार्टेड अ ट्रेडिशन ऑफ इफिशिएंट एंड प्योर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे उसको अगर इवेल्युएट करते हैं तो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर तो एबल था नो डाउट, उसने कंपनी की पोजीशन को काफ़ी कंसोलिडेट किया और उसने एक ट्रेडिशन बनाया इफेक्ट इफिशिएंट एंड प्योर एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा, इसके अंदर करप्शन नहीं था। क्यों नहीं था? उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये खुद ही बहुत रिच था। जैसे रॉयल फैमिली से था ना, तो रॉयल फैमिली वैसे ही इतनी रिच है, तो एरिस्टोक्रेटिक रॉयल फैमिली से होने की वजह से इतना पैसा है, तो पैसे की तो भूख है नहीं इसको, पावर की भूख है जो भी है, मतलब ट्रेडिशन और एडमिनिस्ट्रेशन और पावर और इसकी सबकी है, और पावर भी पावरफुल फैमिली से था भी, तो वो पावर का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, ये करना है, वो करना है, वो सारी चीज़ें उसको अंदर थी। तो इसलिए इसको इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग की तरह उसको जो है वो नहीं किया गया कि क्या नाम है कि उस इम्पीचमेंट हो क्या हो, और दोबारा आर्ल पहले था, बाद में मार्कस बना के फिर भेजा जाएगा। तो काफ़ी इफिशियंट इसने काम किया यहाँ पे। आप देख लिया आपने, समझ में आई बात है भाई? बाकी हम बातें करेंगे, पहले यहाँ तक समझ लीजिए। समझ में आ गया है? इसके बाद में सर जॉन सॉर हैं, 1793 से 98 तक कॉर्नवालिस को सक्सीड किया है एज ए गवर्नर जनरल, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कोई बहुत ज़्यादा फेम वो नहीं रहा, बस इवेंटफुल नहीं रहा, नॉर्मल चला कहानी। और उसके बाद में फिर मार्कस ऑफ वेलेस्ले 1998 से 1805। देख रहे हो कैसा लग रहा है? ग्रेट इम्पेरियलिस्ट कॉल्ड हिमसेल्फ अ बंगाल टाइगर, ठीक है, come to India with a determination to launch a forward policy to make to in order to make the British Empire in India into the British Empire of India। एक पॉलिसी लेकर आया था कि मैं ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नहीं रखूंगा, मैं इसको ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया बना दूंगा, मतलब पूरा पूरा इंडिया ही ब्रिटेन एम्पायर के अंडर में ले आऊंगा। उसने किया भी, ये करके दिखाया, एक ऑब्जेक्टिव के साथ आया था, एक एंथोजिज्म के साथ आया था, और उसने करा भी। इसने सिस्टम अडॉप्ट किया, मैंने बताया था सब्सिडी अलायंस का, और सब्सिडी अलायंस मैं बता चुका हूँ आप लोगों को क्या होता है, और इसने पूरी तरह से पूरे इंडिया पे छा गया ये, ठीक है। इसने जो जो काम किए हैं वो जो कोई नहीं कर सकता था इंडिया में, वो काम किए। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो है डेंजर था उसका जमन शाह के एग्रेशन का, सीरियस थ्रेट था ब्रिटिश के लिए। उसके अलावा नेपोलियन वहाँ पे था ही, ठीक है। नॉर्थ सेंटर जब ये आया है तो उस समय इंडिया की कंडीशन ये थी, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के अंदर मराठास वगैरह थे, प्रोमिनेंट थे। निज़ाम हैदराबाद जो है उसने फ्रेंच मैन को एम्प्लॉय कर रखा था। मैसूर रीजन वगैरह में टीपू सुल्तान वगैरह का उस समय वर्चस्व था। और न्यूट्रल और सर जॉन की जो न्यूट्रलिटी वाली पॉलिसी थी, कॉर्नवालिस की भी मतलब उसी तरह की पॉलिसीज थी। तो इस वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गया था। इसने कहा कि मैं सब कुछ वो कर दूंगा। तो पॉलिसी इसकी पॉलिटिकल कंडीशन जो इंडिया की थी वो जो वेलेस्ले आया है, तो मैंने बताया उधर नेपोलियन था, ईस्टर्न साइड में नेपोलियन का भी डर था कि वो भी आ सकता है, क्योंकि वो उस समय यूरोप में छाया हुआ था। ठीक है, तो वेलेस्ले की जो पॉलिसीज थी उसको उसको छुपाना भी था कि मैं किसी को दिखाऊं भी ना और कब्जा भी करूं। तो इसने बहुत ज़्यादा नॉन इंटरवेंशन वाली पॉलिसी पहले तो इसने खत्म की, उसने रिवर्स किया। उसने बोला कि मैं सब्सिडी अलायंस लेकर आया हूँ, एक फॉर्मूला, जो एक्सेप्ट करेगा ठीक है, जो नहीं एक्सेप्ट करेगा मारा जाएगा, ठीक है। द सब्सिडी अलायंस सिस्टम उसने स्टार्ट किया पहले, एक्सेप्ट करो नहीं तो वॉर करो। फोर एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ हुआ 1799 पे, इसके टाइम पे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। अगर आप इसकी इवोल्यूशन करें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर बिल्डर है। और सब्सिडी अलायंस में बता चुका हूँ उसने कैसे कैसे किया, मैंने पूरी डॉक्ट्राइन पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाया ना भाई? ठीक है, पढ़ाया है ना? तो समझ में तो आ ही गया होगा उसने कैसे कैसे किया था। तो he was one of the greatest empire builder of the England had ever produced. Wellesley converted the British Empire in India to the British Empire of India। तो आप देखिए कि उसने इंडिया पे राज करा,
इंडिया को कन्वर्ट किया, लेकिन उसने अपने ही देश के लिए अच्छा काम किया, इंग्लैंड के लिए अच्छा काम किया। आज भी उसको एक एबल गवर्नर के तौर, यानी आप जहां पे भी हो, अगर आप वहां अच्छा काम करते हो, आप सही काम करते हो, तो आपका नाम, आपके दुश्मन भी अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर, मतलब आप किसी को हरासमेंट उस तरह से नहीं कर रहे हो, आपने एम्पायर बिल्डिंग की है, वो एक अच्छा काम किया है। अब जैसे लैटिन को लोग गालियां देते हैं, क्योंकि लैटिन ने ना क्या किया, उसने एक, इसकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, इसकी इंटेंशन थी एम्पायर बिल्डिंग, इसका किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, वो इंडियंस से हसद में कर रहा था, जो भी काम कर रहा था कि इंडियंस को सिविल सर्विस में ना बैठने दूं, ये ना को, तो कनिंग एटीट्यूड को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, चाहे जो देखो, ये भी अंग्रेज है और लैटिन भी अंग्रेज है, और क्या नाम है आपका जो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, वो भी अंग्रेज है, कॉर्नवालिस भी अंग्रेज है। लेकिन हम कुछ लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, बुरा बोलते हैं, कुछ लोगों को बोलते हैं अंग्रेज ही है, लेकिन फिर भी हम उसकी एबिलिटी की, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी पॉलिसीज की, इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई उसने ऐसे बड़े काम किए, तो उसने किया था अपनी ही कंट्री के लिए किया, लेकिन किया। ठीक है, तो एबल एडमिनिस्ट्रेटर कहीं पे भी होता है, एबल और अच्छी इंटेंशन के साथ, वो अपनी ही लिए अगर अच्छी इंटेंशन है, लेकिन कनिंग नहीं हुआ है आदमी, तो उसकी हमेशा रिस्पेक्ट होती है। तो चाहे उस टाइम इसको लोग कुछ भी कहते रहे हों, लेकिन हिस्ट्री इसको मतलब बंगाल टाइगर कह रही है ब्रिटिश एम्पायर बिल्डर है। और यहाँ तक ब्रिटिश पैरामाउंटेसी इन द इंग्लैंड, देखो अभी आगे देखो कितने अच्छे वर्ड्स में यूपीएससी ने भी इससे क्वेश्चन, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छे वर्ड्स में पूछा, अभी देखना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी इन इंडिया, ठीक है, वॉज हिज प्राइमरी टास्क, ये प्राइमरी सुप्रीम टास्क था इसका। लोकेटेड द वीक स्पॉट ऑफ इंडियन पावर्स, और उसने अपनी पॉलिटिकल टेक्निक सबसे रिलायंस अपनाई, और इसने क्या किया, ही टर्न ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इनटू द इंपीरियल पावर। उस वो एक ऐसा बंदा है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि इसने एक ट्रेडिंग कंपनी से उसने इंपीरियल पावर में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे इसके बारे में आगे क्वेश्चन आएगा। तो मार्कस कॉर्नवालिस जो है सेकंड टाइम गवर्नर जनरल बना, उसके बाद 1805 के अंदर, लेकिन डेथ हो गई 6 महीने के अंदर पावर एज्यूम करने के बाद। तो नया गवर्नर जनरल जो है सर जॉर्ज बॉर्लो को बनाया गया 1805 से 1807 तक, और वेलोर म्यूटिनी इनके टाइम पर हुई है, मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद में फिर इसके बाद में मिंटो 1807 से 13 तक, और उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी भी साइन की 1809 के अंदर। चार्टर ऑफ 1813 पास होता है, और फिर आ जाता है हेस्टिंग 1813 से लेकर 23 तक, लेकिन हेस्टिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे कल डिटेल में, क्योंकि इसने काफ़ी सारे काम किए हैं, तो इसके बारे में डिटेल बाद में होगी। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ वेलेस्ले के बारे में, डिटेल में बात की, कॉर्नवालिस के बारे में डिटेल में बात की, उसके बाद हम लोगों ने बात की किसके बारे में, डिटेल में वेलेस्ले के बारे में डिटेल में बात की। और आज हमें जो बात करनी है डिटेल, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, तो आज हम लोग हेस्टिंग्स से हेस्टिंग 1 के बारे में बात करेंगे, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में बात करेंगे, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने आएंगे अब, ठीक है। सो जरा क्या नाम है जरा की, अब हेस्टिंग्स के बारे में है। ये बंदा हेस्टिंग जो है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग हेस्टिंग को, हैं, ये हेस्टिंग जो है ये 1813 के अंदर, तो आपने देखा कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो 1774 से लेकर और 1785 तक रहा, 85 से लेकर, और उसके बाद में 93 तक जो है कॉर्नवालिस रहा, 93 से लेकर और 98 तक जो है आपका सर जॉन शॉर रहे। उसके बाद में 98 से लेकर और 1805 तक आपका वेलेस्ले रहा, और 1805 से लेकर 7 तक, यानी 5 में भी कॉर्नवालिस आया था, लेकिन फिर उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद बॉर्लो रहा, बॉर्लो के बाद मिंटो 13 तक रहा। अब 13 से आगे की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आया है हेस्टिंग। अभी तक के जो लोग पॉलिसी लोग आए थे कॉर्नवालिस के बाद, वो लोग थोड़ा सा उनकी पॉलिसी जो थी वो ऐसी थी कि कंसोलिडेट करना है, ठीक है। लेकिन जब ये आया हेस्टिंग, तो इसने अपनी पॉलिसी जो की वो बहुत ही विगरसली, इसने पूरा 10 साल का इसको टेन्योर मिला करने के लिए। वॉर पूरा एक तरह से छेड़ दिया इसने इंडिया में, पूरा वॉर ही वॉर छेड़ दिया, मतलब कि मुझे तो सबको ऐसी की तैसी करनी है, ठीक है, मतलब पीटना है सबको। ये इसका पूरा एटीट्यूड था कि पूरा वेज वॉर करना है, एक्सटेंसिव वॉर करना है, और इसने ब्रिटिश पावर को पूरा एक्सपेंड करना है, एकदम इसका था। तो कोई इनका पैटर्न ही ये था कि पहले क्या करते थे, ये करते थे पहले एक्सपेंशन करते थे। एक्सपेंशन मतलब फैलाओ, अपना लड़ाई वड़ाई करेंगे, जीतेंगे जगह। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है, अपना काम ये लोग करते रहते थे, कोई कुछ भी कहता रहे, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो ये जो है कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है,
कंसोलिडेटेड जब ये करते थे तब लोग सोचते थे शायद अंग्रेज जो है वो अब जो है एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लेकिन उनकी अपनी पॉलिसी होती थी, वो अपने हिसाब से चलते थे। मतलब उनका ये होता था कि कंसोलिडेशन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं और उसी पर्टिकुलर एरिया में अपनी पावर को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत कर रहे हैं। फिर जब उनको लगता था कि अब हम कंट्रोल में आ गई चीज़ें, फिर वो एक्सपेंशन करते थे, ठीक है ना। तो ऐसे गवर्नर जनरल को भेजते थे कि उसका पॉलिसी ये होती थी कि अब एक्सपेंशन करना है। बात आ रही समझ में। तो अब यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए ये बंदा आता है, ये एक्सपेंड करता है, तो ये हेस्टिंग जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि वो क्या करेगा, रिस्टोर करेगा ऑर्डर को, सप्रेस करेगा सारे जितने भी मतलब इस तरह के पिंडारीज वगैरह हैं उनको एलिमिनेट करेगा। उसने पहले ही सोच समझ के ये आ गया था, ठीक है ना। वॉर इसको क्या नाम है, वॉर करना था अगेंस्ट मराठा और गोरखा। इसको सबको था कि मैं पिंडारीज, गोरखा, मराठा इन सबको साइड करके और अपना जो है राज स्टेब्लिश करूंगा। इसने पहले ही मतलब माइंड में बना लिया था, ठीक है ना। तो ये जब आया है तो इसने सबसे पहले वॉर किया है अगेंस्ट गोरखा। ये 1814 के अंदर 14 से 16 तक गोरखा के अगेंस्ट में। पिंडारीज मैंने आप लोगों को बताया था कि मराठा जब कहीं लड़ने जाते थे तो पिंडारीज को ले लेते थे, वो लुटेरे कम्युनिटी होती थी और वो क्या करती थी, वो उनके साथ जाते थे, मार काट का उनको अलाउ कर देते थे। वो लोग मार काट का अलाउ कर देते थे मराठा लोग कि तुम मारना जितना मार पाना और लूट लेना, तो वो उनके साथ वो लेते थे, ठीक है ना। तो पिंडारीज जो होते थे इनको ये इनसे लोग बहुत परेशान थे क्योंकि ये लोग छोड़ते नहीं थे, किसी को मार डालते थे, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड मराठा वॉर जो हुआ है उसमें इसी पिंडारियों का बहाना लेकर ही एनेक्सेशन किया है हेस्टिंग ने। इसने बहाना बनाया कि पिंडारीज जो है उनको तुम लोग शरण देते हो और वो पूरे लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, तो तुम लोगों को हम जो है मतलब ऐसे नहीं रहने देंगे। तो 1817 से लेकर 19 तक का पीरियड है और एक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है 2 साल में और वो कहानी खत्म कर देते हैं इनकी। तो उसके बाद में इसका जो है इसके बारे में रिफॉर्म जो हेस्टिंग ने किया उसका एवोल्यूशन इसकी बात है। वॉर पहले गोरखा से, तो गोरखा से जो इनका वॉर हुआ है 1814 से 16 तक वॉर चला है इसका। 1816 के अंदर ट्रीटी ऑफ सगोली सगोली होती है और ये कंक्लूड होती है। गोरखा जो है वो अपना क्लेम तराई रीजन से छोड़ देते हैं और कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन जो है ब्रिटिश के हाथ में आ जाता है, जो उत्तराखंड वाला रीजन है, ठीक है ना। हाँ 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 ईस्ट चंपारण सुगोली है, ठीक है। सगोली सगोली कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये ट्रीटी होती है और ये पूरा तराई वाला जो रीजन होता है ना, ये पूरा तराई वाले रीजन पे अपना क्लेम छोड़ देते हैं और मतलब गोरखा का क्लेम पहले तराई रीजन तक था, ठीक है। तो गोरखा ने अपना तराई रीजन का क्लेम ब्रिटिशर्स इनसे छुड़वा देते हैं कि हमारा तराई रीजन हमारे कंट्रोल में आएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो है तराई रीजन, उसके अलावा जो कुमाऊं वाला और गढ़वाल वाला रीजन, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, ज्योग्राफी अच्छा आप लोगों को नहीं पढ़ाया, तो जो आप जब उत्तराखंड में देखोगे तो 2 हिल मिलती हैं। ऊपर वाली जो हिल है वो है आपकी गढ़वाल हिल्स है, नीचे वाली जो हिल है वो कुमाऊं हिल्स है, ठीक है। तो ऐसे 2 हिल्स वहाँ पे पाई जाती है। तो कुमाऊं और गढ़वाल वाला जो रीजन है उत्तराखंड वाला रीजन वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद में वो पिंडारीज को सप्रेस करते हैं। मैंने बताया था कि ये जो है इनका ओरिजिन बहुत ही ऑब्सक्योरिटी वाला है। इनका मतलब ये जो है सबसे पहले आते हैं मुगल के टाइम पर इन्वेजन करते हैं मराठा, मुगल वगैरह में के टाइम पर ये मराठाओं के साथ मिलकर भी करते हैं, महाराष्ट्र में इन्वेजन वगैरह करते रहते हैं। ये एक्चुअल में मराठा आर्मी को सर्व करते थे बिना किसी पेमेंट के, ठीक है ना। और क्या करते थे, उनको प्लंडर करने का अधिकार दे देते थे। मराठा लोग क्या करते थे, प्लंडर करने का अधिकार, कि जितना लूटना है, लूट पाना है, लूट लो, ठीक है, ये करते थे। तो इसने कहा कि मैं जो है ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ है उसमें इन लोगों ने पिंडारियों को ही बहाना लिया है। ये जो पिंडारीज हैं इनको जो है ये बहुत ही बार्बरिक कम्युनिटी है और ये लोग जो है मतलब क्या नाम है, कोई बहाना ऐसा था नहीं उसको करने का। तो पिंडारीज को सप्रेस करने के बहाने से उसने जो है मराठाओं को टारगेट किया, कि तुम उसको एक्यूज किया और उसके बाद टारगेट किया और मराठाओं को तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर करके 1817 से लेकर 19 तक, और वो 16 से लेकर 19 तक चला है, 90 तक लगभग। तो मराठाओं का जो ड्रीम था ना कि पैरामाउंट बनेंगे इंडिया में और इंडिया को कंप्लीटली रूल करेंगे, वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, कहानी खत्म, ठीक है। जो लास्ट हर्डल था ब्रिटिश पैरामाउंटेसी में वो भी खत्म कर दिया मराठाओं ने। तो किसने कर दिया, खत्म कर दिया, हेस्टिंग ने। और इसने बहाना कुछ समय जब हमला किया तो लोगों ने पूछा क्यों हमला करो, तो बोला पिंडारी जो है ये इनकी वजह से इनको हम वो कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्सिडी लाइन्स में तो आ ही चुके थे, तो हमला करने का कोई मतलब नहीं था, तो एकदम उसने खत्म ही कर दिया इनको। मतलब यानी मराठा यानी बंगालियों को मारा, बंगाली को मारा, मैसूर को मारा, मराठाओं के साथ मिलकर मैसूर को मारा, फिर इनको मराठाओं को मारा, ठीक है ना। पंजाबियों को तो वैसे ही मारा। तो यहाँ पे वह हेस्टिंग जो है उसने मराठा को एकदम साफ कर दिया। उसके बाद में रिफॉर्म क्या किया उसने, देखो रायतवारी सिस्टम लेकर आया। रायतवारी सिस्टम आप लोगों को मैंने बताया था 3 सिस्टम आप बहुत मेनली पढ़ोगे, ठीक है। वैसे 4 सिस्टम है लेकिन 3 सिस्टम आप लोग, एक इजारदारी सिस्टम भी है, लेकिन आप पढ़ते हो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त, रायतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। ये 3 सिस्टम आप रेवेन्यू का पढ़ोगे, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो आप इसमें से ये रायतवारी सिस्टम, आपने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहाँ पे देखा, कॉर्नवालिस के टाइम पर वो लेकर आया था। और यहाँ रायतवारी सिस्टम को अप्रूवल देने वाला ये बंदा है हेस्टिंग वन। रायतवारी सिस्टम में क्या होता था, किसानों के साथ
ठीक है, किसानों के साथ, जो रायत मतलब बड़े किसान, तो जो बड़े किसान थे उनसे एग्रीमेंट होता था रेंट रेवेन्यू का। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर थॉमस मुनरो होता है, उस वो इम्प्लीमेंट करवाता है इसके टाइम पर। वो क्या कहता है कि जैसे बड़े किसान हैं वो लोग जमीन की क्वालिटी देखकर 30 साल का रेंट फिक्स कर देते थे कि इतना इतना आपको हर साल रेंट देना है, 30 साल तक यही रेंट रहेगा, ठीक है ना। ऐसे फिक्स कर देते थे, वो जमीन की क्वालिटी वगैरह देख कर करते थे, ठीक है ना। लेकिन अब जमीन की क्वालिटी तो आपने देख ली है, उसकी भी ड्रॉबैक्स ये हैं कि फिर बारिश ना हो तो क्या करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी, वो बात करेंगे हम। पुलिस सिस्टम को बंगाल के अंदर इसने और रीजन में भी एक्सटेंड किया, और सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाज नॉट रिजिड, उतना ज़्यादा रिजिड नहीं था, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, वैसा मजिस्ट्रेट भी काम करता था, ये सारी चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। तो ये इस टाइम पर इसने ये किया कि उसके अलावा जो है इसने क्या किया कि फाउंडेशन ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाई मिशनरीज। वर्नाकुलर बहुत सारी जो मिशनरीज थी वो, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन में, इंग्लिश में लोगों को समझाती अपना मतलब धर्म को समझाती, तो उनको समझ में नहीं आता इतना, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में स्कूल वगैरह शुरू कराया मिशनरीज ने यहाँ पे। उसने एनकरेज किया इस चीज़ को कि आप जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में अपनी जो है टीचिंग्स को बताओ, यानी क्रिश्चियनिटी को फैलाना है तो वर्नाकुलर, और वर्नाकुलर मतलब समझते हो ना, देश कंट्री की लैंग्वेज, यहाँ की लैंग्वेज, चाहे बंगाली हो, मराठी हो, हिंदी हो, कोंकणी हो, जो भी हो, मतलब ठीक है ना, इंडियन लैंग्वेज, तो उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं। तो वर्नाकुलर स्कूल्स के अंदर जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज दिया जाए by missionaries another 1870। in 1817 the Hindu college was established at Calcutta। 1817 में क्या हुआ, हिंदू कॉलेज स्टेब्लिश किया कलकत्ता में, बाय द पब्लिक फॉर टीचिंग इंग्लिश एंड द वेस्टर्न साइंस। उसने ही मतलब हिंदू कॉलेज जो बनाया है कलकत्ता के अंदर वो इसी ने बनवाया था, ठीक है ना। ओके, वो ही बाद में डेवलप होता है। और एनकरेज द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इसने एंड अबॉलिश द सेंसरशिप इन 1799। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी इनकरेज किया है, ठीक है। और सेंसरशिप एक्ट जो है वेलिस्ले लेकर आया था 1799 में। आप लोग प्रेस हिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जिसमें मैं आप लोगों को काफ़ी सारी बताऊंगा कि किस टाइम्स वगैरह के बारे में। जेम सिकी का एक न्यूज़पेपर निकलता था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, कैसे था, क्या था, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो एक मतलब जो है उसने गैगिंग जो की थी, वेलिस्ले जब यहाँ पे लेकर आया वो सब्सिडी अलायंस वाली कहानी, तो सब्सिडरी अलायंस में मतलब वो लोगों को, उनके राजाओं के ऊपर कब्जा कर रहा था, तो कहीं पे वो बहुत सी चीज़ें इलीगल भी कर रहा था जो सही नहीं थी। अगर वो खबर वहाँ तक पहुँच जाती पार्लियामेंट में, तो अपोजिशन वाले वैसी ही हालत खराब कर देते इनकी। तो वो खबर वहाँ पहुँचे ना, इसलिए उसने प्रेस को एकदम गैग कर दिया था, ठीक है, प्रेस को मतलब दबा दिया था एकदम, ठीक है, अबॉलिश कर दिया। तो उसने सेंसरशिप को थोड़ा सा मतलब कम किया, ठीक है ना। और अब यहाँ पे इसका अगर इवेल्युएशन करना हो हमें, ठीक है, इवेल्युएशन करना हो कि क्या मतलब था, तो ही वॉज अ एबल सोल्जर, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर, है, एबल सोल्जर था, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर था, लिबरल व्यू ऑन एजुकेशन एंड प्रेस, उसका कंडेमेबल, मतलब उसका जो लिबरल व्यू था एजुकेशन को लेकर और प्रेस को, वो कंडेमेबल है, ठीक है, कमांडेबल है, मतलब उसकी तारीफ की जाएगी। और उसके अलावा देखो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, अगर किसी ने अच्छा काम किया, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप लोग हमेशा समझते हो ना अंग्रेज दुश्मन, अंग्रेज दुश्मन, अंग्रेज दुश्मन, लेकिन जब यूपीएससी का कोई बंदा पढ़ाई करता है तो वो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता है कि वो पेट्रियोटिक होकर करता है, सिर्फ उसको सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखता है वो। तो उसके हिसाब से देखो, कमांडेबल काम कोई कर रहा है तो वो कमांड उसको मतलब तारीफ की जाएगी उसकी। जैसे इसने ये एबल सोल्जर था, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर था, तो इससे आपको सबक लेनी चाहिए एज ए सिविल सर्वेंट, ठीक है ना। और उसके अलावा उसके एजुकेशन और प्रेस को लेकर उसने कमांडेबल काम किया भी है। उसके अलावा उसने पिंडारी को सेपरेस किया। पिंडारी सच में जहाँ भी हमला करते थे लोगों को काट पीट देते थे। मराठा भी कौन सा कम थे, मराठा लूट लेते थे सबको, ठीक है। चौथा सरदेश मुखी और सब आप देख चुके हो कि तो प्लंडर करते थे। तो मराठाओं की पावर को भी कम किया, गोरखास की पावर को कम किया, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसने कंप्लीट कंसोलिडेशन का काम जो उसने शुरू किया था वेलिस्ले ने, उसको कंप्लीट करने का काम किसने किया, हेस्टिंग ने। तो मैं आपसे बताता हूँ ना कि किनको क्यों कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट में जैसे वेलिस्ले के बाद किसका नाम आता है इंपॉर्टेंट में, हेस्टिंग का। तो पहले वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के बाद वेलिस्ले, और वेलिस्ले के बाद हेस्टिंग। बाकी बीच में जो हमको याद रखो, लेकिन उनका नाम इतना नहीं आएगा। नाम किसका आएगा, हेस्टिंग्स का। तो हेस्टिंग ने 1823 तक काफी बड़े काम किए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। इसका इवेल्यूशन भी करोगे तो अच्छा मतलब उसका वो पाएगा। उसके बाद में इन बिटवीन जो है लॉर्ड एमहेस्ट आता है, ये 2023 से लेकर 28 तक। अब क्योंकि वो इतना ज्यादा कर चुका था एक्सपेंशन वगैरह, तो अब ये थोड़ा बहुत कंसल्टेशन, दोनों लोग आएंगे तो एक्सपेंशन के बजाय कंसल्टेशन का काम करेंगे। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक भी और ये भी। तो एमहेस्ट को 23 से लेकर 28 तक रहा, और ये फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वॉर 1824 से 26 तक यहाँ पे हुआ है। ट्रीटी जो है यांग टाबू की ट्रीटी साइन हुई है, उसमें फिर डिमार्केशन हुआ है उसमें। उसके बाद में जो सबसे हमारा हीरो जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका हम लोग वेट करते रहे हैं अभी तक, 1828 से लेकर और 1835 तक का जो पीरियड रहा है वो रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही
मतलब सबसे बेस्ट गवर्नर जनरल अगर इंडिया में कोई आया है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये प्लस लॉर्ड रिपन, ठीक है, ये लोग बहुत बढ़िया गवर्नर जनरल थे, मतलब जिनको मतलब अप्रिशिएट किया जाता है इनकी अच्छाई के लिए कि इन्होंने बढ़िया काम किया, ठीक है, मतलब सिर्फ किसी के साथ जाति नहीं की उस तरह से, और बहुत ही देश डेवलपमेंट का काम किया है अपनी कंट्री के लिए भी, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए भी और इंडियंस के लिए भी, तो ये थोड़ा सा अच्छे माइंड का बंदा एट अ यंग एज 22 ईयर्स की एज में, ठीक है, बहुत ही कम एज में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद में ही वाज पहले वो बनता है अपॉइंट होते हैं गवर्नर ऑफ मद्रास, क्या होते हैं गवर्नर ऑफ मद्रास 1803 के अंदर। उसके बाद में वेल्योर म्यूटिनी 1803 में होती है, बेंटिक को रिकॉल कर लिया जाता है मद्रास से, ठीक है, मद्रास से रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है, एज अ गवर्नर जनरल बेंटिक जो है वो अपना इरा प्रोग्रेस का और डेवलपमेंट का शुरू करते हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की पॉलिसी इंडियन स्टेट की तरफ कैसी थी उस पर हम बात करेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या चेंज आया वो बात करेंगे। फाइनेंशियल रिफॉर्म की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करेंगे, सोशल रिफॉर्म की बात करेंगे, और फिर रिवोल्यूशन करेंगे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक का। आपको मैं बताता हूँ लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है सीधे सीधे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उनके बारे में मतलब एक क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि आप लिखिए या उनके इवोल्यूशन करिए, ठीक है ना। तो पॉलिसी इंडियन स्टेट की क्या थी, तो उनकी पहली पॉलिसी थी कि भाई उनको इंटरवेंशन नहीं करना है, नॉन एग्रेशन वाली पॉलिसी थी। इंडियन स्टेट के ऊपर कोई इंटरवेंशन और कोई एग्रेशन नहीं करना है, अभी कंसल्टेशन करना है, ठीक है ना। मैसूर जो है, मैसूर जो था ब्रिटिश अथॉरिटी टू ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट, और उसको कमिश्नर मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ द कमिश्नर, राजा वाज गिवन द पेंशन। यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई तुम चला नहीं पा रहे हो तो हम डायरेक्ट कंट्रोल में अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, कमिश्नर के अंडर में कर देते मैसूर को और राजा को पेंशन देना शुरू कर देते, ठीक है ना। उसी तरह से मतलब और भी जगहों पे, कई जगहों पे ये होता है कि जहाँ पे ठीक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, क्रूक वगैरह में या चार में, जैंतिया में, तो वहाँ पे क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में लेते हैं और अच्छे से उसको चलाते हैं, तो इसलिए वहाँ के लोग नाराज भी नहीं होते कि बहुत अच्छा चलाते हैं, ठीक है, मतलब अच्छा वहाँ जनता के लिए अच्छा काम करते हैं। रिलेशन रंजीत सिंह है उधर इंडस वैली, इंडस नेविगेशन ट्रीटी होती है महाराजा रंजीत सिंह के साथ, पंजाबियों का महाराजा, सिख का महाराजा, महाराजा एक ही बड़ा महाराजा हुआ है पंजाबियों में, वो है महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है ना। तो राजा रंजीत सिंह जो है या इनके साथ इनकी फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है, अच्छी ट्रीटी होती है, इनका पीसफुल रहते हैं, ठीक है ना। चार्टर ऑफ 1833 जब आता है तो इसमें एक लिबरल यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के साथ आता है। जर्मी बेंथम की जो फिलॉसफी थी कि क्या नाम है यूटिलिटेरियन थ्योरी, मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, इसको पॉपुलराइज किया जाता है, ठीक है, इस प्रोविजन को एक्ट में कि मतलब ज्यादातर बेनिफिट के बारे में सोचा जाए। फाइनेंशियल रिफॉर्म करते हैं 1828 में। फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बहुत पुअर थी, क्या थी, बहुत पुअर। 1828 के अंदर जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो थी कंपनी की बहुत ही पुअर थी। अच्छा उससे पहले वाला चीज समझ में नहीं आया क्या, जर्मी बेंथम जो थे ना उन्होंने एक थ्योरी दी थी यूटिलिटेरियन थ्योरी, जो कि आप लोग उसमें पढ़ोगे, एथिक्स वाले पेपर में भी पढ़ोगे, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। यूटिलिटेरियन थ्योरी का मतलब होता है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज्यादातर लोगों को ज्यादा खुशी मिले, यानी मैक्सिमम लोगों को खुशी अगर मिल रही है तो उसको यूटिलिटेरियन थ्योरी कहेंगे। आपके किसी काम से ज्यादातर लोग मैक्सिमम अमाउंट में खुश हैं तो इसका मतलब आपने यूटिलिटेरियन काम किया है। तो ये होता है कि उसमें आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आपके किसी भी एक्शन से ज्यादातर लोगों को मतलब कुछ अच्छा मिले, खुशी मिले, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जर्मी बेंथम इस चीज को 1833 में रिफ्लेक्ट भी होता है कि इसके कैसे पहुंचाया जाए। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। पता है आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया जाता है। और इसमें 1928 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आए थे तो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, मैंने बताया था ना, बहुत पुअर हो गई थी, क्योंकि वो वॉर वगैरह करते थे और ऑफिसर्स रिच होते थे, ये लोग कमजोर थे। बेंटिक ने क्या किया, रिड्यूस किया सैलरी एंड अलाउंसेस की ऑल ऑफिसर का, ठीक है, एडिशनल स्टाफ जो था फालतू उसको रिमूव कर दिया, ठीक है ना। मिलिट्री डिपार्टमेंट को में जो है डबल ये था, इन द मिलिट्री डिपार्टमेंट ही अबॉलिश द सिस्टम ऑफ डबल बट्टा। उसमें बट्टा होता था, अलाउंसेस होते थे, जो एक्टिव सर्विसेज में होते थे उनको अलाउंसेस वगैरह दिए जाते थे ट्रूप्स को, तो उसको भी उसने क्या नाम है बट्टे को, डबल बट्टा जो है उसको एबॉलिश किया, ठीक है ना, यानी जहाँ पे अननेसेसरी एक्सपेंसेस थे उसको हटाया। और उसके बाद क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ डिपार्चर जब वो यहाँ से जा रहा था तो टेररिज्म में सरप्लस था 1.5 मिलियन, ठीक है, यानी एकदम घाटे में से 1.5 मिलियन का प्रॉफिट में लेकर आ गया बंदा, मतलब एबल तो था ही, उसमें कोई शक नहीं, ठीक है। इन द जुडिशियल डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट इसीलिए बहुत बड़ी चीज होती है। मैनेजमेंट देखो, एक मैनेजमेंट जो है अपने आप में, जैसे मैं बताता हूँ ना, इंजीनियर है या क्या नाम है कोई और है किसी डिपार्टमेंट में, तो उसको सैलरी कम मिलती है, मैनेजर को सैलरी ज्यादा मिलती है। आपको लगता है मैनेजर का काम ही क्या है, लेकिन मैनेजर का बहुत काम होता है। आईआईएम वाले जो है वो वैसे ही, आईआईएम अहमदाबाद की इस वक्त कितना है, 50-50 लाख रुपए ले रहे होंगे वो लोग एमबीए के, ले रहे हैं ना। पहले मेरे टाइम पे ही 24 लाख रह रहे थे, आज से 10-15 साल पहले की बता रहा हूँ, तब 24 लाख था,
ठीक है। मेरा जो कैट में जब मेरे 99 परसेंटाइल 98.99 परसेंटाइल आए, मेरे दोस्त का दोनों का एडमिशन होना था, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि उसमें सिर्फ सैलरी वही थी इतनी, अगर उसको मैं लोन भी करवा लेता तो फिर और खर्चे कहाँ से लाता, तो इसलिए वो चीज़ थी। तो यहाँ पे कैट के थ्रू वहाँ एडमिशन होता था। 99 पॉइंट परसेंटाइल 99 परसेंटाइल पे भी बहुत लोगों का एडमिशन नहीं हुआ, 100 परसेंटाइल पे एडमिशन होता है, और उसके बाद में दुनिया भर का उसमें तामझाम। तो लेकिन फीस उसमें फीस कितनी थी, 24 लाख, मेरे टाइम पे 24 लाख। अभी शायद मुझे लगता है 50-50 लाख होगी कम से कम आईएम की फीस। तो इतना मैनेजमेंट की फीस है, उसके बाद में उनकी सैलरी भी उसी तरह से मिलती है आईएम वगैरह की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, तभी तो इतना पैसा करके गया। अब यहाँ पे अभी आप जो पढ़ रहे हो एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही तो होते हो आप लोग, पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना होता है। डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी एक तरह से, ठीक है। आप पढ़ोगे इसको। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में जुडिशियल डिपार्टमेंट जो है, जुडिशियल डिपार्टमेंट ही अबॉलिश द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एस्टेब्लिश बाय द कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने एक प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील बनाया था, उसको भी उसने अबॉलिश कर दिया। He introduced the local language in the lower court and English in the higher court in place of Persian। तो पर्शियन पहले था, लॉर्ड मैकॉले ने रिकमेंडेशन दिया था। लॉर्ड मैकॉले के रिकमेंडेशन पे पर्शियन को हाई कोर्ट के लैंग्वेज से, मतलब पहले जैसे होता है ना, अभी भी जो आप देखते हैं बहुत सारे टर्म यूज होते हैं वो पर्शियन टर्म यूज होते हैं, ठीक है। जैसे अमल दरामद बोला है आपने, दाखिला खारिजा है, ये बोला ना, ये सब फारसी वर्ड है। सब अभी भी फारसी वर्ड, नाजिर वाजिर ये सब जितना भी यूज होता है ना, अलमद नाजिर ये सब जितने भी वर्ड हैं कोर्ट वाले, वो सब फारसी वर्ड यूज होते हैं। लेकिन पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी, आपको पता है। लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेंटिक का आया तो उसके टाइम पर लॉर्ड मैकॉले आया। लॉर्ड मैकॉले ने रिपोर्ट दी कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो इन्होंने लोकल लेवल पे तो इंडियन लैंग्वेज रखा, और हाई उसमें हायर एजुकेशन में और हायर उसमें क्या नाम है आपका, हाई कोर्ट वगैरह में इन्होंने पर्शियन को अबॉलिश करके और हिंदी को इंग्लिश को जो है वो बना दिया कोर्ट लैंग्वेज, ठीक है ना। और रेवेन्यू सेटलमेंट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, अच्छा ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कौन सा है, पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है ना। वहाँ पे जो है सेटलमेंट वही रेवेन्यू सिस्टम में रायतवारी सिस्टम, कौन सा सिस्टम, रायतवारी सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया। रायतवारी सिस्टम ये 30 साल का जो पीरियड है ना, ये रायतवारी सिस्टम में, यानी कि किसानों से वो कराया जाएगा। सोशल रिफॉर्म क्या काफी सारे किए इन्होंने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अपना नाम हिस्ट्री में इमोर्टल कर लिया, इमोर्टल मतलब अमर कर लिया। किस चीज में अमर कर दिया, 2-3 चीजें करके। एक पहला चीज उसने क्या किया, सती, सती को अबॉलिश करने वाला वो बंदा है। सती होती थी, सती क्या होता था, जैसे पति मर गया उठा के उनको जाल डाल दिया। दो तरह से सती होते थे, एक जैसे पति मरा तो वाइफ को उठाया कि अब डाइवोर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि तुम दूसरी शादी कर लोगे, कुछ नहीं, उठाओ और किस में डाल दो, आग में डाल दो, पति के साथ चिता के साथ जला दो। ये था क्या नाम है, क्या कहानी थी, सती वाली। तो सती मतलब जिंदा जला देते थे। इतनी इनह्यूमन कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं इतनी इनह्यूमन प्रैक्टिस हुई है कि मतलब एक लड़की को जिंदा जला दो। अरे ठीक है भाई, विधवा हो गई, उसमें उसकी क्या गलती है, लेकिन उसको जिंदा जला दो और उसके बाद में उसको थोड़ा अच्छा नाम दे दो, सती हो गई। तो ये कितनी गलत बात है। उसके अलावा जौहर वाला एक कॉन्सेप्ट था। जौहर मतलब क्या होता था कि सती मास लेवल पे, अगर मास लेवल पे सती हो रही है तो वो जौहर है। जैसे पति जो लोग गए वहाँ वॉर में और वो मर गए वहाँ पे, तो यहाँ जितनी भी मतलब औरतें हैं वो एक बहुत बड़ा अग्नि कुंड तैयार होता था, उसी में कूद कूद के मास लेवल पे वो जल के मर जाती थी। जल के मरने में वैसे ही इतना पेन होता होगा, जलने में से कितना पेन होता है, थोड़ा सा जलने में, और वो जल के मरने किस तरह से उनको शैतान ने कितना बहका रखा था। तो सती और जौहर ये बहुत ही कॉमन था इंडिया में, बहुत कॉमन था। कोई भी हस्बैंड मरता है, और वैसे भी तुम्हें पता है कि मर्दों की एज कम होती है, उम्र कम होती है, औरतों की उम्र ज्यादा होती है, ये तो है, फैक्ट है, ठीक है ना। अब पता चला कि क्या नाम है, मैं मरूं, मोनी को सती करवा दो, तो दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो सती मतलब कितनी बड़ी दिक्कत है ना, कि जला दे जिंदा, आदमी मर गया, ठीक है यार, ठीक है उसको रहने दो, बेचारी को जीने दो, बच्चों को भी तो देखना है, क्या मतलब है। ऐसे कोई भी मर जाता है तो पता चलता है उसकी वाइफ को सती करा दिया। तो ये बहुत ही खराब प्रथा होती थी, इसको इसने अबॉलिश करवाया, ठीक है ना। उसके अलावा जो है ठग होते थे, ठग जो बड़े बदमाश होते थे। ठग क्या करते थे, जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, ठग तूने बहुत बार सुना होगा, ये ठग है, ठग है। तो ठगों का एक वो था, वो आपको कुछ मार वार देते थे या कुछ सुंघा देते थे, वो आपको लूट लेते थे, अक्सर मार दिया करते थे। तो ठगों ने बहुत आतंक मचा रखा था, यानी कोई भी रास्ता सेफ नहीं था। कोई बंदा कहीं से गुजर रहा है तो वहां पे उनको डर है कि ठग आएगा, और ठग इंडियन ही होते थे। वो इंडियन जो ठग होते थे वो क्या करते थे, किसी ना किसी तरह बेवकूफ बनाते थे, अपने ट्रैप में लेते थे, मार देते थे या सामान लूट लेते थे। तो ठगों का बहुत बड़ा कल्चर बहुत ज्यादा था, और ये ठग बहुत चलते थे। इसको सप्रेस करने के लिए उसने सिलीमन को बुलाया। किसको बनाया, एक सिलीमन था, कमांडर था, उसको बुलाया। उसको ठगी सिलीमन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, एक कैप्टन था सिलीमन, कैप्टन सिलीमन को बुलाया, उसने बोला कि ठग को तुम सप्रेस करो। उसने पूरी स्पाइंग सिस्टम लगा दिया,
अपने ही ऑफिसर जो है वो गांव वालों के भेष में भेज रहा है या उनके पीछे पीछे वो कर रहा है, स्पाइंग करवा रहा है, इंडियन ऑफिसर वगैरह इस तरह से वो जा रहे हैं। अब ये ठग जहां आ रहे हैं वहीं पे फिर हमला करके इनको साफ, तो ठगों को खत्म करने वाला, तो उसका नाम ही पड़ गया ठगी सिलीमन। क्या पड़ गया? ठगी सिलीमन। तो वो है। और उसके अलावा इंडिया में एक बहुत ही प्रिवेलिंग था जो अरब में कभी था, फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है, इन्फेंटिसाइड जो होता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पैदा होती ही बच्ची को मार दो, लड़की को मार दो। ये बहुत ज्यादा होता था, लड़की पैदा हुई मार दो। भाई यार मेरे समझ में नहीं आता, तो लड़की पैदा होगी मार देगा तो जनसंख्या कैसे आगे बढ़ेगी? है और भी कैसे काम होगा? मतलब ये चीज हो गई, अगर तुमने लड़कियों को सारों को मारना ही शुरू कर दिया है तो फिर क्या नाम है, कैसे दुनिया आगे बढ़ेगी? मर्द मर्द तो पूरी दुनिया को आगे बढ़ा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये तुम एक तरह से बहुत ही गलत प्रैक्टिसेस हैं। इस बेटी पैदा हुई मार दो, ये तीनों में इसने एकदम प्रिवेंट कर दिया। यानी सती को एबोलिश कर दिया कि सती बिल्कुल नहीं होगा, जहां होगा तुरंत सजा, उम्र कैद की सजा कराएंगे सबको, मतलब या फांसी की सजा होगी अगर किसी ने दिलवाया। सप्रेस किया ठगों को, जिससे लोग परेशान थे। फीमेल इन्फेंटिसाइड होती थी बच्चियों को, उसको भी प्रिवेंट किया कि एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम इसने कितना बड़ा काम किया है कि नहीं किया? तो इसलिए हिस्ट्री में ये इमॉर्टल हो गया इस चीज, इसलिए मैंने कहा बहुत बढ़िया था। और राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर इन्होंने ये सब काम किया है। राजा राम मोहन रॉय के काफी अच्छे फ्रेंड थे, और राजा राम मोहन रॉय तो भाई अल्टीमेट था। राजा राम मोहन रॉय जैसा इंसान इंडिया में पैदा ही नहीं होगा, इंडिया में तो नहीं पैदा होगा, मुझे नहीं लगता। ये इंडिया में 2-3 लोग हैं जो बहुत ही मतलब बहुत ही, जिनका नाम मतलब इंटेलेक्चुअल में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो वो राजा राम मोहन रॉय हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, जो मतलब पढ़े लिखे, जो सच में मतलब जिनके पास कुछ है एबिलिटी। और क्या नाम है आपका, गांधी हैं, 2-4 मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास मतलब इतना इंटेलेक्चुअल लोग थे। और उस दौर में राजा राम मोहन रॉय को आप जानते हैं, पर्शियन, अरबी, इंग्लिश, हिब्रू, ठीक है, क्या नाम है, फ्रेंच, कम से कम 10 से 12 भाषाओं को वो बंदा में किताबें लिखी उसने। सिर्फ नॉलेज नहीं थी कि पढ़ ले, किताब लिख देना, गीता और उसका क्या नाम है, इसका ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, इसको बंगाली में ट्रांसलेट कर डाला संस्कृत से। कितना जानकार आदमी रहा होगा, है? ट्रांसलेट कर दिया। पर्शियन में पेपर निकाल रहा है बंदा, पर्शियन में पेपर निकाल रहा है। सोचो, फारसी भी आती है, कहते हैं आप क्या नाम है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या है। वो फारसी एक ही लैंग्वेज आना बड़ा मुश्किल काम है। वो संस्कृत भी जानता है, फारसी भी जानता है, अरबी जानता है। गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म एक किताब लिखी उसने, राजा मोहन रॉय ने, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। और मोनोथिज्म को प्रेज किया, यानी एक खुदा, एक ईश्वरवाद। मोनोथिज्म मतलब क्या? एक ईश्वर, मूर्ति पूजा को डिनाई किया है। ठीक है, ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना की है। और वो बंदा ऐसा है कि वेदों से उसने प्रूफ किया है, कि वेदों से कहा है कि ये मोनोथिज्म जो है, उसने परसेप्ट ऑफ जीसस लिखा है किताब, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म लिखी है किताब। और कहा है कि वेद जो है कहते हैं मोनोथिज्म को प्रमोट करते हैं, इतने सारे खुदा कहाँ हैं? एक खुदा है, सिर्फ एक खुदा है जिसकी पूजा करनी चाहिए, कोई खुदा, दूसरा कोई खुदा नहीं है। और ये गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म में उन्होंने लिखा है। उसके अलावा जो है मतलब ऐसे चीजों का मतलब जितने भी धार्मिक ग्रंथ उनको ट्रांसलेट किया है, वेदों को ट्रांसलेट करके बताया है कि एकम ब्रह्मादित्य नास्ति 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 किंचित नास्ति, एक ही ब्रह्मा है, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बंगाली में ट्रांसलेट किया, लोकल लैंग्वेज, वहां पे की लोकल लैंग्वेज थी बंगाली, इंग्लिश कम माहिर आदमी। तो इतना इंटेलेक्चुअल आदमी इंडिया ने शायद ही कभी प्रोड्यूस किया। ठीक है, कौन है ये? फादर ऑफ, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के अंदर, क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है ना, बात आई समझ में? तो ही वॉज सच अ नोबल मैन, ही वॉज सच अ इंटेलेक्चुअल मैन। यहाँ एक लैंग्वेज आ जाए आदमी खोजने के बारे पागल है, तुम लोग अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हो, हैं? और वो उस टाइम 1823-25 में वो बंदा जो है सती प्रथा एबोलिश करवा रहा है, पार्सियन भी जानता है, संस्कृत भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, और किताबें लिखे डाल रहा है भाई, हैं? तोहफतुल मुहाइदीन वीकली निकाल रहा है पर्शियन में, सोचें आप। ठीक है, कितना इंटेलेक्चुअल आदमी। कौन है? डॉक्टर क्या नाम है, राजा राम मोहन रॉय। तो उनके साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया। ठीक है, अभी आप राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तो मैंने अभी नाम आ गया तो बता दिया। ठीक है ना, तो उसके बाद में एबॉलिश, सती को एबॉलिश किया। अच्छा, ये बहुत ही देखो, ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड व्हेन ही रिसीव्ड द रिपोर्ट
देखो इनको जो है ना बहुत ही टेंशन हुई लॉर्ड विलियम बेंटिक को। कब क्यों टेंशन हुई कि जब उन्होंने को रिपोर्ट मिली ना कि 800 केसेस सती के सिर्फ एक साल में सिर्फ बंगाल से हैं। कितने केसेस? 800 लड़कियों को सती किया गया है सिर्फ बंगाल में एक साल के अंदर। तो बहुत डिस्ट्रेस हुआ उसको। इसने कहा यार ये है क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन, चल क्या रहा है ये है? मतलब तुम लोग मतलब औरतों को मारे डाल रहे हो, कल्चर है ये तुम्हारा, है? तुम मारे डाल रहे हो। तो ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है? भाई इंडियन कल्चर बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। तो देखो अंग्रेज तुम्हें सुधार रहा है? अब उसने क्या किया भाई, बहुत टेंशन में आ गया। उसने कहा ये हो क्या रहा है मेरे राज में। उसने कहा बिल्कुल खत्म करो इसको, एबॉलिश करो इसको, ठीक है ना। ही बिकम क्रूसेडर, वो क्रूसेडर बन गया। उसने तलवार निकाल ली अपनी, किसको तो मैं मिटा के रहूंगा इस चीज को। उसने प्रोक्लेमेशन किया, तुरंत प्रोमलगेट किया, रिजोल्यूशन रेगुलेशन किया, रेगुलेशन 17 और 4 दिसंबर 1829 को, और प्रोहिबिट कर दिया कि कोई कहीं सती प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर कहीं प्रैक्टिस किया सती तो वो लाइबल होगा, पनिशेबल होगा बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, अरेस्ट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, ठीक है ना। और ये रेगुलेशन सिर्फ बंगाल तक नहीं रहेगा, मद्रास और बॉम्बे तक भी इसने पहुंचाया, ठीक है, 1830 के अंदर। किया कि नहीं किया? तो इसने एक बहुत बड़ा काम किया, ठीक है ना। किया नहीं कि नहीं किया भाई? तो ये मॉडल कर दिया। दूसरा जो है मैंने बताया ठग बहुत थे। क्या थे? मैंने बताया ना बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी आज आपको, ठीक है। तो ठग बहुत थे। तो क्या नाम है, ठग जो है, ये जो दिख रहा है आपको फोटो में, ये बंदा है ठगी सिलीमन, ठीक है ना। तो ये जो है इसने बहुत कमांडेबल मेजर्स लिए। ये हेरिडेटरी रोबर्स थे, ठीक है। ये किसी को जीने नहीं देते थे। कोई भी मतलब रास्ते में जा रहा है तो ये पीसफुल जो ट्रेवलर होते थे उनको मार पीट देते, खत्म कर देते थे। डर बना रहता था हमेशा कि ये पहुंचेंगे और उसके स्ट्रैंगुलेट करेंगे, रॉबिंग करेंगे, मार डालेंगे, ठीक है ना, सब करके खत्म कर देंगे। तो ये एक सिस्टमैटिक उसने कंपेन कराया। ये कॉलोनल जो है सिलीमन था, इसको बुलाया उसने कि आपका ये काम है 1830 के अंदर, और बोला कि ठगों को सप्रेस करो, ये हमें सेफ चाहिए, पास से जितने भी रास्ते हैं सब सेफ करो, ठीक है ना। तो उसने क्या नाम है इसमें सप्रेशन में काफी बड़ा रोल प्ले किया विलियम सिलीमन ने, और इसीलिए इनको ठगी सिलीमन कहा जाने लगा, इतना बड़ा काम किया, ठीक है ना। क्या कहा गया? उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक मेड हिज नेम इमॉर्टल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अंदर एक और बहुत बड़ी काम किया है, मैंने बताया था इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत बड़ा इवेंट होता है। और होता क्या है कि वो लॉर्ड मैकॉले को कहते नहीं है कि कोई अंग्रेजी, मैंने कई बार आपको बताया कि जब कोई ज्यादा अंग्रेजी बोलता है तो लोग क्या कहते हैं, मैकॉली की औलाद है तो, ठीक है, मतलब ज्यादा अंग्रेजी बोलने को। क्योंकि मैकॉले जो है वो मेन वो मतलब कुछ, आप ये कहिए इंग्लिश एजुकेशन को बहुत अप्रिशिएट करने वाला, यूरोपियन एजुकेशन को बहुत अप्रिशिएट करने वाला बंदा था, और इंडियन एजुकेशन को और अरबियन एजुकेशन इन सबको वो कुछ नहीं समझता था, ठीक है ना। जहां तक कि उसने ये कहा, ठीक है कुछ बातें उसकी गलत हैं, कुछ बातें सही भी हैं। उसने कहा कि द क्या नाम है, वन बुक शेल्फ ऑफ द यूरोपियन लाइब्रेरी, द बुक ऑफ वन बुक शेल्फ ऑफ द यूरोपियन लाइब्रेरी इज बेटर देन द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया। क्या कहा है कि यूरोप की लाइब्रेरी के किसी एक बुक शेल्फ में जितनी किताबें हैं वो बेहतर हैं देन द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया। बात मैं नहीं इसको सही मानता, लेकिन वो इतना अप्रिशिएट करता था यूरोपियन एजुकेशन को और कितना इनको कम समझता था। और ये जब वॉर हुआ, जब लड़ाई शुरू होती है इनकी कि क्या एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो ये कमिटी में लॉर्ड मैकॉले जो है वो लॉ मेंबर बनता है पहला, और वो बोलता है, मैकॉले कमिटी की रिकमेंडेशन आती है कि वो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ठीक है ना। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1935 में पास करती है और इंग्लिश को जो है वो क्या कर देती है, ऑफिशियल लैंग्वेज और लिटरेरी लैंग्वेज इंडिया की बना देती है। 1835 में एक मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में बनवाते हैं। ये कौन कर रहा है, ये सब कौन कर रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना। लॉर्ड तो बढ़िया आदमी था कि नहीं था? अब इनका इवेल्यूएशन कर लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, जो करना है, ठीक है। ऑनेस्ट आदमी था, अपराइट था, ठीक है, बेनिवलेंट था, ठीक है, लोगों की हेल्प करने वाला आदमी, सेंसिबल मैन था। ओके, ये सारे एडजेक्टिव इस इंसान के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। एंड सोशल रिफॉर्म, जैसे एबोलिशन ऑफ सती किया, चाइल्ड सेक्रीफाइस, हाँ एक चीज तो रह गया, चाइल्ड सेक्रीफाइस बहुत आम था। जैसे किसी के बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि क्या नाम है, किसी और बच्चे को लाके बलि दे दो और तुम्हारा ये हो जाएगा, या बच्ची की बलि दे दो ये काम हो जाएगा। ऐसा बहुत ज्यादा करते थे तांत्रिक लोग, ये इंडिया में बहुत प्रिविलेज था, ठीक है। इसको भी इसने इरिडिकेट किया। ये बहुत पुरानी कस्टम था बच्चों की बलि देना वाला। किसी बच्चों को लाके पुल में डाल दिया, बलि दे दिया। जैसे कोई घर बन रहा है कहीं पे तो वहां पे भी ये मतलब ये सुपरस्टिशन था, लेकिन करते थे। किसी बच्चों को पढ़ के लाके वहां पुल में डाल दिया। ये बहुत हमारे टाइम पर हमने देखा है, सुना है कि पहले वो बलि कहते थे कि बलि मांग रही है, बलि पहले दे दो, और ऐसा किया है लोगों ने, बच्चों को डाल देते थे उसमें।
उसके बाद में हाँ मतलब बच्चों को डाल देते थे, उसके बाद फिर वहां बिल्डिंग शुरू करते थे। इस तरह की चीजें मतलब पंडितों ने और तांत्रिकों ने फैला रखी थी। तो ये वाला बड़ा बहुत खराब था। तो चाइल्ड सेक्रीफाइस, अच्छा किसी के बच्चा नहीं हो रहा, साइंटिफिक क्या वो है कि भाई किसी का बच्चा नहीं हो रहा, कौन सा तुम्हारे क्या नाम है उसमें क्या साइंटिफिक क्या प्रूफ है कि उससे कि एक बच्चा जो है, किसी के बच्चा नहीं हो रहा, किसी के बच्चे को मार दोगे तो तुम्हारा बच्चा हो जाएगा है। वो इस तरह की चीजें बहुत आम थी। तो चाइल्ड सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा था, तो इसको उसने इरेडिकेट किया, जिससे he enforced the regulation, ठीक है, regarding the prohibition of sati. He was prepared to risk his own position. और यहाँ पे ये था कि अंग्रेजों से भी इनको एक वो था, इसको इंस्ट्रक्शन था कि बेमतलब में इंटरफेयर नहीं करो उनके कस्टम में, इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, और तुम जो है अननेसेसरी हीरो बनने की कोशिश ना करो, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन था। बट इसने कहा नहीं नहीं, पोजीशन अपनी भी खतरे में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ऐसी इनह्यूमन प्रैक्टिस नहीं होने दूंगा। तो ही वॉज सच अ नाइस मैन, ठीक है। तो he worked for the welfare of the Indian people, but we should never forget that he was representative of the empire, ठीक है। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया, लेकिन लास्ट में हमें ये देखना है कि था तो अंग्रेज ही, है ना, है कि नहीं। और उसने इंग्लिशराइज किया, इंग्लिश एजुकेशन को काफी प्रमोट किया और इंग्लिश एजुकेशन को जो है वो लेकर आया। तो यहाँ पे मैंने ये बातें कर ली। उसके बाद में फिर लॉर्ड ऑकलैंड है 1836 से लेकर 42 तक। मैंने आपको मेटकाफ भी बीच में बताया, लिबरेटर ऑफ द प्रेस है ना। ये गवर्नर जनरल बना मेटकाफ 36 से लेकर 42। उसके बाद फर्स्ट अफगान वॉर हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया था, इसको कहा जाता है कि ऑकलैंड फोली। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है इसने भेजा था आर्मी को, तो सारे लोगों को मार दिया अफगानियों ने, सिर्फ जो है 2 बंदों को छोड़ा था, वो भी ये की खबर जाके भेज दो, वो भी आके पहुंचते पहुंचते मर गए। तो 1842 में उसको फिर रिकॉल कर लिया गया। उसके बाद एलम ब्रफ आता है, उसको सक्सीड करता है, अफगान वॉर को वेंट करता है, फिर सिंध का एनेक्सेशन करता है। फिर उसके बाद में हार्डिंग आता है 1844 से 48 तक, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ता है वो, और ट्रीटी ऑफ लाहौर कंक्लूड करता है। और फिर उसके बाद में फाइनली जो है कौन आएगा, अपना हीरो डलहौजी। फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा यहाँ देखिए क्वेश्चन आया 1997 का क्वेश्चन है, देखिए क्या बताओ क्या आंसर रहेगा, पहले मुनी बताएंगी। Who among the following was associated with the suppression of ठग? ठगों के सप्रेशन में कौन एसोसिएट था? जनरल हेनरी प्रेंडेगेस्ट, कैप्टन सिलीमैन, अलेक्जेंडर ब्यूरेस, कैप्टन रॉबर्ट प्लेम्बर्ट, कौन है? क्या आंसर है इसका? यूपीएससी आईएएस के अंदर 1997 में क्वेश्चन आया है, मोनी बताओ। मोनी शमा है नहीं, मोनी क्या? तो बताओ इसमें कौन सा आंसर है? हैं? ठगों को किसने सप्रेस किया था? अभी अभी मैंने बताया, अभी तो मैंने बताया था कि ठगी सिलीमन कहते हैं उसको। सुन नहीं रही थी क्या? हैं? बेटा कैप्टन सिलीमन, ठीक है, याद है? आसान क्वेश्चन है ना, 1997 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2005 में पूछा हुआ है, बताओ भाई ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या है? Regular police force in India on the British pattern. Supreme Court was established at Calcutta by Regulating Act 1773, and Indian Penal Code come into effect in the year 1960. ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हैं? सी। पहली बात तो आपको पता है कि मतलब सबसे पहला जो है रेगुलर पुलिस फोर्स जो है वो बनाने वाला बंदा नहीं है ये। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसने रेगुलर फोर्स बनाया, ऐसा कुछ किया है, ऐसा तो मैंने कुछ बताया नहीं है। ऐसा कुछ सुना है आपने उसके बारे में? भाई वॉरेन हेस्टिंग का कोई सुना है कि पहला गवर्नर जनरल था जिसने क्या नाम है रेगुलर पुलिस फोर्स बनाई थी इंडिया में ब्रिटिश पैटर्न पे? ऐसा कुछ मैंने बताया? ऐसा कुछ तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये कलकत्ता का जो है वो तो याद होगा आप लोगों को कि भाई सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में रेगुलेटिंग 1773 में शुरू हुआ है, और आईपीसी में 1860 50 बार बता चुका हूं आप लोगों को कि आईपीसी 1860 है ना।
तो 2 एंड 3 सही है, बाकी गलत है, ठीक है ना। अब ये वाला टाइमलाइन आप लोगों को याद है कि कौन कौन से ईयर में क्या हुआ है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ इसको, याद है। एंग्लो मराठा वॉर कौन से ईयर में, पहला एंग्लो सिख वॉर, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, आगे बात समझ में। तो कुल मिलाकर भैया आज हमने जो है